नमस्कार दोस्तों, मैं CS चौधरी एक बार फिर से आपके बीच संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। समय हो चुका है क्लास शुरू होने का। माहेश्वर सूत्र की तीसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम माहेश्वर सूत्र को पढ़ चुके हैं, काफी हद तक समझ चुके हैं, लेकिन आज माहेश्वर सूत्रों की जो दो क्लासेज हुई हैं, उन दोनों क्लासेज का निचोड़, संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य, जो प्रश्न परीक्षा में हो सकते हैं, उन सब की जानकारी आज की क्लास में आपको दी जाएगी। तो जल्दी से आ जाइए, देर नहीं करना है। आपकी सुविधा अनुसार समय पहले रखा गया था, तो अब समय खराब नहीं करना है। तेजेंद्र, प्रियंका, कनक, फारिन, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को सलाम। आ जाओ भैया, जुट जाइए, समय हो चुका है। लाइक कमेंट करके बता दो भैया, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हर हर गंगे, राधे राधे, नमस्कार। ललिता प्रणाम। बुला लो भैया, सबको बुला लो, फिर कहोगे साहब क्लास निकल गई थी। जल्दी से बुला लो। सरिता नमस्कार। चलिए जल्दी से आ जाइए और बुला लो सबको, फिर क्लास शुरू होने के बाद में, क्योंकि आज तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब दोनों क्लासेज यानी दोनों चीजों का आप अभ्यास कर चुके हो, आप दोनों ही चीजों का मित्रों, अब आप माहेश्वर सूत्र भी पढ़ चुके थे, माहेश्वर सूत्र से जुड़े हुए प्रश्न पढ़ चुके थे, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, दूसरी तरफ प्रत्याहार बनाना भी सीख चुके थे। तो अब पिछली दोनों ही क्लासेज की निचोड़ आज की क्लास में है। तो जल्दी से आ जाओ भैया। सरिता हेलो, ललिता प्रणाम, नमस्कार, सभी को नमस्कार। बुला लीजिए, 6:05 हो चुके हैं। चलिए समय खराब नहीं करेंगे, और जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक हम क्या कर लेते हैं, दोहरान कर लेते हैं थोड़ा सा। माहेश्वर सूत्र आपको जैसा कि ज्ञात है, उससे पहले संस्कृत सानिध्यम व्याकरण, जो फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, कॉलेज लेक्चर, कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सबके लिए व्याकरण की एकमात्र सरलतम पुस्तक है, जिसमें व्याकरण को व्याकरण नहीं, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। रीड के लिए संस्कृत की सानिध्यम सीरीज की दोनों पुस्तकें आपके सामने हैं, आप रोज देखते हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हमारा काम बनता है कि इनका उच्चारण कर लिया जाए। सबसे पहले क्या करना है, इनका उच्चारण करना है। तो बोलिए मेरे साथ, आई उण, फिर से बोलें, अ ई उण, रील रीक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़दस, जबगड़दस, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय, सस सर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं भैया। सिद्धि प्रणाम, नमस्कार। प्रेम गुर्जर राम राम भैया, राधे राधे, नमस्कार। आ जाओ सब, आ जाओ। देखो शुरू कर दिया मैंने क्लास, और आज की क्लास में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। आपकी हर कंफ्यूजन का समाधान होगा। हर प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों से अधिकतम जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का आज की क्लास में समाधान कराने वाला हूं। तो समय निकलना नहीं चाहिए। आ जाइए मित्रों, वापस से दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये याद नहीं है तो कुछ नहीं है यार। माहेश्वर सूत्र अगर याद नहीं है तो फिर कुछ ही नहीं है। फिर ना तो प्रत्याहार बनाना सीख सकते हो, ना प्रत्याहारों का प्रयोग करना सीख सकते हो। तो बोलो, अ ई उण, रील ऋक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़धस, जबगड़दस, खप छट थ चट तव, कपय, शस सर और हल। पिछली क्लास में यानी पिछली दो क्लास में हमने सीखा कि माहेश्वर सूत्र में क्या है, एक तरीके से संस्कृत में वर्णमाला दी हुई है, और इस वर्णमाला में मित्रों, इस वर्णमाला में जो अंतिम हल वर्ण है, वो अंतिम हल वर्ण कैसा है, एक संज्ञक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और यह अंतिम हल वर्ण आदि वर्ण के साथ मिलकर के क्या बनाता है, प्रत्याहार बनाता है। और यहां तक की बात हम कर चुके हैं कि आदि वर्ण, आदिरंत्येन सहिता, आदिरंत्येन सहिता सूत्र से किसका निर्माण होता है, प्रत्याहारों का निर्माण होता है। और आदि वर्ण अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के क्या बनाता है भैया, प्रत्याहार बनाता है। वेरी गुड इवनिंग सीमा, जम्मू यूनिट तक पहुंचने वाला हूं। चलो बहुत बढ़िया प्रेम सिंह, रास्ते में चलते चलते हमारी क्लास ले रहे हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हमने कल थोड़ा सा अभ्यास किया था प्रत्याहारों का,
कि किस तरीके से प्रत्याहार बनते हैं। आज पहले शुरुआत उसी प्रत्याहार प्रोसेस को वापस लाऊंगा, क्योंकि उसमें ही गलती होने की संभावना रहती है, और आगे जब आपको संधि पढ़ाऊंगा तो संधि में प्रत्याहारों का प्रयोग होगा, इसलिए आपको यहां ध्यान रखना है एक एक चीज का। चलिए, हमने पढ़ा था कि आदि वर्ण के साथ में अंतिम संज्ञक वर्ण मिलता है तो मित्रों किसका निर्माण होता है, प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अब ये प्रत्याहार किस किस रूप में बनते हैं आप देखते चले जाइए। मेरा प्रयास रहेगा यहां दो चीजें एक साथ लाने का। पहली चीज आपको प्रत्याहार बनाना सिखाना, और दूसरा प्रयास रहेगा कि वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हो, प्रयत्न से संबंधित प्रश्न हो, या फिर संधि में आने वाले प्रत्याहार हो, अधिकतम जिन प्रत्याहारों का प्रयोग होता है उन सब का अभ्यास मैं आज की क्लास में आपको करा दूं, उन सभी का अभ्यास करा देता हूं। तो जल्दी से एक बार सबको लाइक शेयर वेयर कर दो, सरिता सही करिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, तभी देखो आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में आनंद आने वाला है। चलिए मित्रों, प्रत्येक प्रत्याहार का ध्यान रखते चले जाना है। प्रत्येक प्रत्याहार का ध्यान, कल से जो प्रत्याहार शुरू किए थे वहीं से शुरू कर रहा हूं। पहला प्रत्याहार मैंने लिया आपके सामने अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार का मतलब क्या होगा भैया, अक प्रत्याहार का मतलब होगा आदि वर्ण ए है और अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया, कै हो गया। और इस तरीके से जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, कि आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण से मिलता है तो संक्षिप्त होकर के उस प्रत्याहार का नाम आ जाता है, और उस प्रत्याहार में आदि वर्ण से लेकर के अंतिम इत संज्ञक वर्ण तक से पहले वाले जो वर्ण है उन सब का ग्रहण किया जाता है। ट्रेन वाला उदाहरण मैंने आपको दिया था कि शुरुआती स्टेशन से लेकर के अंतिम स्टेशन को मिला दिया, नाम देकर के ट्रेन का नाम क्या दिया, उदयपुर टू खजुराहो। ये एक्सप्रेस है, लेकिन इसमें बीच बीच में जहां जहां ट्रेन के स्टॉपेज हैं उन वर्णों को, यानी वहां वहां से वो क्या करती जाएगी, ट्रेन पैसेंजर्स लेती जाएगी, यानी उस ट्रेन में पैसेंजर सवार होते जाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ आदि वर्ण से लेकर के अंतिम इत संज्ञक वर्ण तक के जो भी वर्ण हैं वो प्रत्याहार में समाहित होते चले जाएंगे। अंतिम स्टॉपेज से ट्रेन कोई पैसेंजर नहीं लेती है, वहां सबको उतार देती है, तो हमारे अंतिम इत संज्ञक वर्ण से भी हम किसी वर्ण का ग्रहण नहीं करेंगे। उससे ठीक पहले और आदि वर्ण से लेकर यहां तक इन सभी वर्णों का ग्रहण इसमें किया जाएगा। चलिए ठीक है, अक प्रत्याहार। अक का मतलब कौन कौन से वर्ण हुए, अक का मतलब हुआ अ, ई, उ, री और ली। प्रत्येक प्रत्याहार महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ये प्रत्याहार कौन सा हो गया, अक प्रत्याहार हो गया। कौन सा, अक प्रत्याहार। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें सभी क्या दिए हुए हैं, इसमें सभी के सभी मूल स्वर हैं, मूल स्वर हैं, या आप इनको क्या कह सकते हैं, आप इनको कह सकते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसी तरीके से आइए, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट कर देना। हमने अगला प्रत्याहार, क्योंकि हम सैंपल लेकर के चल रहे हैं, अगला प्रत्याहार ले लिया एच। तो एच का मतलब क्या हुआ मित्रों, एच का मतलब हुआ आदि वर्ण तो ए है और अंतम इत संज्ञक वर्ण क्या हो जाएगा, च। और यहां तक सभी वर्णों का ग्रहण होगा, तो कौन कौन से होंगे, ए, ओ, आई और औ। ए, ओ, आई और औ, ये कौन से वर्ण हो गए भैया। अगर आपको मैंने वायस्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला बताई थी तो मित्रों ये दो सभी के सभी आप कह सकते हो संयुक्त स्वर हो गए। कौन से, संयुक्त स्वर, या फिर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इनको दीर्घ स्वर भी आप कह सकते हो। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार मूल स्वरों का प्रत्याहार, प्रश्न भी है, माहेश्वर स्वरों के अनुसार मूल स्वरों का प्रत्याहार कौन सा होगा, अक होगा। माहेश्वर स्वरों के अनुसार दीर्घ या संयुक्त स्वरों का प्रत्याहार कौन सा होगा, एच होगा। कौन सा होगा भैया, एच होगा। ठीक है, अगला प्रत्याहार हमने लिया तीसरा प्रत्याहार। तीसरा प्रत्याहार हमने लिया अच। कौन सा लिया, अच। अच का मतलब क्या हुआ मित्रों, अच का मतलब हुआ आदि वर्ण तो रहेगा ए और अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा हो जाएगा, च। अर्थात पहला स्टेशन ए है और आखिरी स्टेशन च है, तो इसमें से बीच बीच में से सभी वर्णों को ले लेना है। ध्यान रखना, इत संज्ञक वर्ण को नहीं लेना है, इत संज्ञक वर्ण को नहीं लेना। आपको पता है ना कि ट्रेन जब पहले स्टेशन से चलती है तो आखिरी स्टेशन पे जाती है, तो वहां से स्टेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो उसी स्टेशन से पैसेंजर्स उसमें सवार हो सकते हैं जहां उसका स्टॉपेज है, वहीं से उनको टिकट मिल सकता है। बाकी जगह वो ट्रेन रुकती नहीं है, तो वहां से यात्री सवार नहीं होते। तो वेरी सिंपल, ये वही स्टेशन है हलंत संज्ञक वाले जिन पर उस ट्रेन को रुकना ही
नहीं है। और इस तरीके से मित्रों अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? अच प्रत्याहार में आपके वर्ण हो जाएंगे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। सभी महत्वपूर्ण प्रत्याहार, दोनों चीजें सीखते चले जाओ, बनाना भी सीख लेते चले जाओ। संधि यादव, जय श्री कृष्णा भैया, नमस्कार। बनाना भी सीखते चले जाओ, साथ के साथ में आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को भी याद करते चले जाओ। अच प्रत्याहार यानी किसका प्रस्वर हो गया? ये सभी स्वर। और कहा है हमने अचः स्वरः। इस तरीके से तीन महत्वपूर्ण प्रत्याहार तो किससे संबंधित हैं? स्वरों से संबंधित। एक प्रत्याहार और ले लेते हैं स्वरों से संबंधित ही, वो भी अक्सर काम आता है, और वो प्रत्याहार है कौन सा? एक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? एक प्रत्याहार। क्योंकि याद करो यण संधि में एक की आवश्यकता होती है कि नहीं? इको यणची, यानी एक प्रत्याहार हुआ, और एक प्रत्याहार का मतलब आदि वर्ण तो हो गया आपका ई, और इत्संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया? कै। यही तरीका है प्रत्याहार बनाने का, यही तरीका है। आदि वर्ण हो गया आपका ई और इत्संज्ञक वर्ण हो गया कै, यानी ई से लेकर के कै से पहले जितने वर्ण आ रहे हैं इत्संज्ञक वर्णों को छोड़कर, वो सभी कौन सा प्रत्याहार हो जाएंगे? एक में। यानी वर्ण कौन से हो जाएंगे? ई, उ, री और ली। ये कौन से वर्ण हो गए? एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो गए। यण संधि में इनका प्रयोग होता है, यण संधि में इनका प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं, आप ध्यान रखें, प्रत्याहार के लिए वापस हम यही लौटेंगे। अब ये तो स्वरों से संबंधित जो मुख्य प्रत्याहार है वो आपके सामने है। इसी तरीके से व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार भी आपको लेने हैं, और व्यंजन से संबंधित प्रत्याहारों में पहला प्रत्याहार हम ले रहे हैं कौन सा? यण। कौन सा? यण प्रत्याहार। अब आप प्रत्याहार का नाम देखिए, और माहेश्वर सूत्र जो आपके पास नोटेड होने चाहिए, जो माहेश्वर सूत्र आपके पास नोटेड हैं, उन माहेश्वर सूत्रों से क्या करना है? प्रत्याहार का निर्माण करते चला जाना है। हमने कहा यण प्रत्याहार, यण का मतलब आदि वर्ण कौन सा हो गया? यह हो गया। यण का मतलब आदि वर्ण कौन सा हो गया? यह। और इत्संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया? ण। इत्संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया? ण हो गया। इस तरीके से कौन कौन से वर्ण आ गए? य, व, र और ल। ये सभी वर्ण कौन से प्रत्याहार में रहेंगे? यण प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में रहेंगे? यण प्रत्याहार में रहेंगे। तो यण प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हुए भैया? यण प्रत्याहार के वर्ण हुए य, व, र और ल। और आप जानते हैं ये सभी वर्ण कौन कौन से हैं? ये सभी वर्ण अंतस्थ वर्ण हैं। कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण हैं, और इसीलिए कहा जाता है यणो अंतस्थः। क्या कहते हैं? यणो अंतस्थः। यानी कि आपको ध्यान रखना है भैया कि अगर यण वर्ण पूछेगा तो अंतस्थ वर्ण है, और अंतस्थ वर्ण पूछेगा तो यण वर्ण है। दोनों का मतलब एक ही है, अंतस्थ वर्ण और यण वर्ण दोनों एक ही है। यण मतलब यह आदि वर्ण हुआ, और ण कौन सा वर्ण हो गया? इत्संज्ञक वर्ण। तो यह से लेकर ण तक के वर्णों का ग्रहण कौन से प्रत्याहार में होगा? यण प्रत्याहार में होगा। आपको पता है इक्को यणची सूत्र में यह प्रत्याहार यण संधि में हमारे काम आता है। चलिए अब अगला प्रत्याहार हम लेते हैं, यहां से आइए और वर्णों से लेते चले जाइए। अगला प्रत्याहार जल्दी से लाइक वाइक शेयर वेयर कर दो यार, क्या चल रहा है बताओ। लाइक और शेयर के लिए भी तुम लोगों से कहना पड़ता है। बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा जय भैया कि पूरा कोर्स कराया जाए। चलो कोई नहीं, सिद्धि करके आओ सारे काम। चलिए मित्रों, यण प्रत्याहार। अब आ जाइए अगले प्रत्याहार पर। अगला प्रत्याहार हमने क्या किया? आदि वर्ण के रूप में ले लिया य को, और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के रूप में ले लिया किसको? मैं को। मैं को। तो अगला प्रत्याहार नाम मैं आपको दे रहा हूं, और आपको बताना है यम प्रत्याहार। तो जल्दी से बताओ यम प्रत्याहार में कौन से वर्ण होंगे? अब एक तरीका तो क्या है, आप लोग रट लो। एक तरीका तो क्या है, रट लो कि यम प्रत्याहार में ये वर्ण होता है। एक तरीका क्या है, माहेश्वर सूत्रों का दोहरान कर दो तुरंत। यम, य से लेकर के म तक के माहेश्वर सूत्र बोलो। कौन कौन से होंगे? यम गण नम। कौन कौन से होंगे? यम गण नम हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे भैया? तो फिर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यम प्रत्याहार में कौन से वर्ण होंगे? देखो, आदि वर्ण आ गया ये, और इत्संज्ञक वर्ण कौन सा आ गया? मैं आ गया। तो य, म, ङ, न और न, ये सभी वर्ण कौन से प्रत्याहार का हिस्सा हो जाएंगे?
यम प्रत्याहार का हिस्सा हो जाएंगे। इसका मतलब ये रहेगा य, म, ङ, ण और न। ये सभी वर्ण कैसे कौन से प्रत्याहार में रहेंगे? यम प्रत्याहार में रहेंगे। और आप देखेंगे तो मित्रों ये कौन से वर्ण हो गए? आप देखिए ये सभी अनुनासिक वर्ण हो गए। कौन से वर्ण हो गए? अनुनासिक वर्ण। यानी आपसे पूछा जाता है अनुनासिक वर्ण कौन से प्रत्याहार में होते हैं? अनीता नमस्कार, राधे राधे भैया। अनुनासिक वर्णों का कौन सा प्रत्याहार है? तो अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार होता है भैया यम। कौन सा प्रत्याहार होता है? यम प्रत्याहार होता है। एक एक चीज जो है वो प्रश्न, यानी आज ये मानिए कि मैं आपको अभ्यास भी करा रहा हूं, अभ्यास से ज्यादा परीक्षा में आने वाले प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। अगला प्रत्याहार यानी यम प्रत्याहार आपके सामने आया, और यम प्रत्याहार के बाद में अगला प्रत्याहार आपके लिए ले लेते हैं। अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे अनुनासिक वर्ण भी है, और अनुनासिक के साथ साथ क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये सभी कौन से हैं? पंचम वर्ण है। जो अनुनासिक है वही कौन से होते हैं? पंचम वर्ण होते हैं। वही कौन से होते हैं भैया? वही पंचम वर्ण हो जाते हैं। आइए अगला प्रत्याहार लेते हैं, और अगले प्रत्याहार में हमने कौन सा ले लिया? झस प्रत्याहार। कौन सा? झस। इस झस का मतलब क्या हुआ? इस झस का मतलब हुआ झ से लेकर के श तक। कहां तक? झ से लेकर के श तक के वर्ण जो है वो कौन से वर्ण है? झस प्रत्याहार के वर्ण है। झ से लेकर श तक, बिल्कुल फारिन, सरिता शाबाश बेटा। झ से लेकर के श तक कौन से वर्ण है? झस प्रत्याहार के वर्ण है। श ध्यान रखना है, यहां पर कौन सा स आया हुआ था देखना, मूर्धन्य श। तो जब आप प्रत्याहार में वर्णों का चयन करोगे, ग्रहण करोगे, उस समय आपको ध्यान रखना है कि भैया जो श है वो कौन सा होना चाहिए? मूर्धन्य तक ही है। अगर आप इसको गलती से भी, अगर आप इसको गलती से धन तालव्य श तक ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। तालव्य श तक ले गए तो गलती होनी है, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए मित्रों, तो चतुर्थ यानी यहां पर कौन कौन से वर्ण आए? झ भ, यह नहीं आएगा क्योंकि इत संज्ञक है। घ ढ और ध, श नहीं आएगा, तो झस प्रत्याहार में हो गए झ भ घ ढ और ध। ये सभी वर्ण कौन से प्रत्याहार का हिस्सा हो गए? ये सभी वर्ण झस प्रत्याहार का हिस्सा हो गए। ये सभी वर्ण कौन 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 से प्रत्याहार का? झस प्रत्याहार का हिस्सा हो गए। नोट करते चले जाओ, कौन कौन से वर्ण आएंगे झस प्रत्याहार में? झ भ घ ढ और ध। ये कौन से वर्ण हो गए? अगर आप देखेंगे तो ये सभी के सभी चतुर्थ वर्ण हो गए। कौन से वर्ण हो गए? चतुर्थ वर्ण। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, दद्दू आज क्लास का टाइम चेंज इसलिए कर दिया कि संडे है, और फिर लेट क्यों? जब फ्री है तो फिर आज टाइम से ले लेते हैं, बाकी रेगुलर वही 8 बजे वाला टाइम ही है। रेगुलर टाइम अभी भी वो 8 बजे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ये जल्दी इसीलिए कि जिससे आप लोग भी शाम को फ्री रहो और मैं भी शाम को फ्री रहूं। संडे है, यानी आप मानिए संडे स्पेशल है। जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ गए? चतुर्थ वर्ण। अगर मैं यहां कहता हूं जस प्रत्याहार, ये सभी वो प्रत्याहार हैं जो कहीं ना कहीं उपयोग में आएंगे, इसलिए उन्हीं प्रत्याहारों का अभ्यास करा रहा हूं जो आपके या तो संधि में या वर्ण प्रकरण में कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। जस प्रत्याहार, तो जस प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? देखिए, जस का मतलब हुआ आदि वर्ण ज है और अंतिम इत संज्ञक वर्ण क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा हो जाएगा? श हो जाएगा। तो प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा? जस हो जाएगा। ललिता कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कम है ज्यादा है, महत्वपूर्ण ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हमें लेना है, किसी और को थोड़ी। तो हम अपनी पढ़ाई पढ़ें, इस पर ध्यान ही मत दो। तुम सिर्फ लैंडस्केप मोबाइल करो, जहां अपनी आवश्यकता है कमेंट करने की वहां कमेंट करो, अदरवाइज तसल्ली से क्या करो? चीजों को सीखते रहो, तसल्ली से चीजों को सीखते रहो। चलिए, तो अब आपने प्रत्याहार कौन सा दिया? जस। जस का मतलब है ज आदि वर्ण रहेगा और श कैसा रहेगा? अंतिम इत संज्ञक वर्ण रहेगा। श कैसा रहेगा? अंतिम इत संज्ञक वर्ण। तो जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? देखो, जस में रहेंगे ज ब ग ड द। ये सभी वर्ण कौन सा प्रत्याहार रहेगा? जस प्रत्याहार रहेगा। ज ब ग ड और द, ये सभी कौन से प्रत्याहार के वर्ण हो गए? जस प्रत्याहार के वर्ण हो गए। कौन से प्रत्याहार के वर्ण हो गए? जस प्रत्याहार। तो देखना भैया, यहां ये कौन से वर्ण हैं?
तृतीय वर्ण हो गए। कौन से हो गए? तृतीय वर्ण हो गए। अगर इसी तरीके से आपके से कहा जाता झस प्रत्याहार, बनाते जाओ और सीखते चले जाओ, खुद भी बनाओ भैया, सीखते चले जाओ भैया कि यहां पर अगला प्रत्याहार कौन सा है? जस है। कौन सा है? जस है। तो बताओ, अब खुद बनाओ आप लोग, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण होंगे। झस का मतलब क्या होगा? झस का मतलब होगा भैया मेरे प्यारो, झस का मतलब है आदि वर्ण झ रहेगा और इथ संज्ञक वर्ण कहां रहेगा? श तक के जो वर्ण होंगे वो झस प्रत्याहार में आ जाएंगे। वो किस में आ जाएंगे? झस प्रत्याहार में आ जाएंगे। प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा? झस हो जाएगा। और झस होगा तो भैया देखो कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। झ भ यह नहीं आएगा क्योंकि इथ संज्ञक है। घ ढ ध आएंगे, श नहीं आएगा। और उसके बाद में ज ब ग ड द, ये कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा? ये भैया आपका झस प्रत्याहार हो जाएगा। तो झस प्रत्याहार के वर्ण देखो, झ से चतुर्थ भी और तीसरे भी, तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? झ भ घ ढ ध, ये तो चौथे आ गए। उसके बाद में ज ब ग ड और द। अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि जस प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? जस प्रत्याहार का मतलब हुआ चतुर्थ प्लस तृतीय वर्ण। चतुर्थ प्लस तृतीय, यानी झस प्रत्याहार ऐसा प्रत्याहार है जिसमें चौथे और तीसरे दोनों वर्ण हैं। जिसमें चौथे और तीसरे दोनों वर्ण आए, वो कौन सा प्रत्याहार है? झस प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार हो गया भैया? झस प्रत्याहार हो गया। अब आ जाइए, आपसे कहा जाए कि अगला प्रत्याहार आप ले लीजिए कौन सा। यहां आइए, चौथे तीसरे आगे। अब आपसे कहा जाता है कि अगला प्रत्याहार ले लो खय। कौन सा प्रत्याहार ले लेते हैं? खय प्रत्याहार आपने लिया। और खय प्रत्याहार का मतलब कौन कौन से वर्ण आएंगे आप खुद देखो। खय का मतलब आदि वर्ण के रूप में किसको लेना है मित्रों? आदि वर्ण के रूप में लेना है ख को। और इथ संज्ञक वर्ण कौन सा आ रहा है? यह आ रहा है। इथ संज्ञक वर्ण कौन सा आ रहा है? यह आ रहा है। तो ख से लेकर के या तक के जो वर्ण है वो कौन सा प्रत्याहार हो गया? खय प्रत्याहार हो गया। कौन सा प्रत्याहार हो गया? खय प्रत्याहार। और खय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो देखो, ख फ छ ठ थ च ट त क प, बस। न तो वो आएगा क्योंकि इथ संज्ञक है, और न ये आएगा। दोनों नहीं आएंगे, बल्कि कौन कौन से? ख फ छ ठ थ च ट त और क और प, ये सभी वर्ण कौन से प्रत्याहार में आ जाएंगे? खय प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में? खय प्रत्याहार में। कौन कौन से वर्ण आए लिखो, ख फ छ ठ थ च ट त, वह नहीं आएगा। और इसके बाद आएंगे क और प। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मित्रों ध्यान से देखिए, ये तो यहां दूसरे वर्ण आ गए, ख फ छ ठ थ और च ट त क प, ये सभी वर्गों के पहले वर्ण आ गए। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आए भैया? खय प्रत्याहार में आए वर्ग के द्वितीय प्लस प्रथम वर्ण। द्वितीय प्लस प्रथम वर्ण, यानी वर्ग के दूसरे और पहले वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है? खय प्रत्याहार। वर्ग के दूसरे और पहले वर्णों का, प्रत्येक का बता दिया मैंने। अंतस्थ वर्णों का यण होगा, अनुनासिक वर्णों का यम होगा, यानी पंचम वर्णों का भी यम, चौथे तीसरे दूसरे और पहले। यहां ध्यान रखना, दूसरे वर्णों का अलग से कोई प्रत्याहार नहीं है, क्योंकि देखो दूसरे वर्ण कहां रहे? दूसरे वर्ण ये रहे, ख फ छ ठ थ, यहां तक है। अब थ के बाद में कोई इथ संज्ञक वर्ण है ही नहीं, तो जब तक इथ संज्ञक वर्ण नहीं होगा तब तक प्रत्याहार नहीं बन सकता। और अगर व को लेते हैं तो तीन वर्ण और आ जाते हैं, च ट और त, इसलिए द्वितीय वर्णों का अलग से कोई प्रत्याहार नहीं है। आइए, अब हमने लिया खय प्रत्याहार हो गया, यानी हम पहुंच चुके हैं द्वितीय और प्रथम वर्ण पर। लेकिन केवल और केवल प्रथम वर्णों का प्रत्याहार होता है, और वो कौन सा प्रत्याहार है? क्षय प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? क्षय प्रत्याहार ऐसा प्रत्याहार है जिसमें प्रथम वर्ण होते हैं। रिया स्वागत है बेटा। क्षय प्रत्याहार, तो क्षय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे बताओ? ये रहा
च का मतलब कहां से शुरू करना है, च से शुरू करेंगे और कहां तक लेकर के जाएंगे, ये तक। पहला स्टेशन क्या है, च है, और आखिरी स्टेशन कौन सा है, यह है। तो च से बिठाना शुरू करो और यह पर जाकर सबको उतार दो, यानी केवल वहीं तक बिठाने, वहां तक ही बिठाने हैं। क्लास का कोई टाइम ही नहीं बताया कल। रिया मेरे चैनल पर मैंने डाला हुआ है, 2-2 बार क्लास डाली हुई है, आप जाकर के देखो। अब आप देखो नहीं तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। टेलीग्राम चैनल और रिमाइंडर लगा लो, क्लास का तो नोटिफिकेशन आता है, रिमाइंडर लगाइए। और चैनल पे सब जुड़े हुए हो तुम, संस्कृत सानिध्यम टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़े हुए हो, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है बेटा, वहां से आप ज्वाइन कर लो चैनल। हर एक क्लास की जानकारी और ये पीडीएफ जो यहाँ पढ़ा रहा हूं, ये संपूर्ण चीजें आपको कहां मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए आ जाइए। तो अगला प्रत्याहार हमने कौन सा लिया, चय। चय का मतलब च आदि वर्ण है, और यह कौन सा वर्ण है भैया, अंतिम इत संज्ञक। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे, च ट त क और प, ये सभी कौन से वर्ण हो गए, प्रथम वर्ण हो गए। तो भैया चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, देखिए चय प्रत्याहार में है, यहां से ले लो, च ट त क और प। च ट खप छठ था, चट तब कपय, यानी च ट त क और प, ये सभी कौन से प्रत्याहार में हो जाएंगे, ये सभी मित्रों चय प्रत्याहार में हो जाएंगे। और चय प्रत्याहार में हुए तो ये कौन से वर्ण हो गए, ये सभी के सभी प्रथम वर्ण हो गए। कौन से हो गए, प्रथम वर्ण हो गए। अभी हमारे पास एक बच गया, कौन सा, यानी देखो अंतस्थ आ गए, स्पर्श आ गए, स्वर आ चुके हैं, स्वर पहले पढ़ चुके हो, एक बच चुका है, कौन सा बताओ, कौन सा प्रत्याहार बच गया, यानी वर्ण बच गए, ऊष्म वर्ण बच गए, ऊष्म वर्ण बच गए। तो ऊष्म वर्णों को यहां ले लेते हैं, चलो एक छोटा सा बॉक्स बना करके यहां ले लेते हैं, ये रहा, जिससे ये है कि ये सभी के सभी एक जगह हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रत्याहार, अगला प्रत्याहार हमने लिया भैया कौन सा, शल। अगला प्रत्याहार कौन सा ले लिया हमने, शल प्रत्याहार। और शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, तो देखो आप शल प्रत्याहार में है, श आदि वर्ण है और ल इत संज्ञक वर्ण है, यानी श से लेकर के ल तक जो वर्ण आ रहे हैं वो कौन से प्रत्याहार में आ जाएंगे, शल प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में, शल प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और है, और यही इनका क्रम है, यही इनका क्रम है, और यही क्रम है। तो बताइए कौन कौन से वर्ण आएंगे, लिखिए, नोट करते जाइए, श श श और है, कुल मिलाकर के ये कौन से वर्ण हो गए, ये हो गए भैया ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण हो गए, ऊष्म वर्ण। और इन्हीं के लिए कहा गया है शलह ऊष्माण, शलह ऊष्माण, यानी शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कैसे होते हैं, ऊष्म होते हैं। अगला प्रत्याहार आपने कौन सा लिया था, शल प्रत्याहार लिया था, और शल प्रत्याहार में आ रहे थे श श श और ह, यानी शलह ऊष्माण। अब तक आप इतने सारे प्रत्याहार बना चुके हो, तो इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार आखिर हमें बनाने कैसे हैं। केवल माहेश्वर सूत्रों का दोहरान करते चले जाओ, प्रत्याहार अपने आप बनते चले जाएंगे। बदमाशों, क्लास को लाइक वाइक शेयर वेयर तो कर दो, अकेले ही देखते रहोगे। और ये देखो आप लोग कि आप चाहे जितने भी देख रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन ये देखो कि लाइक कितने, यानी जितने लोग आप देख रहे हैं उतने लोगों ने भी लाइक नहीं किया है। तो एक अंगूठा दिखाने के लिए भी आप लोगों से कहना पड़ता है। क्या ईमानदारी से बताओ मुझे कि प्रत्याहार बनाना समझ में आ गया, अब थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इसका स्तर। अभी तक बहुत छोटे छोटे प्रत्याहार लिए थे, कुछ बड़े प्रत्याहार भी लेकर के आऊंगा। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या प्रत्याहार क्लियर हुआ या नहीं। बिल्कुल फारिन सल बिला श श ह, बिल्कुल दद्दू सही कह रहे हो, शाबाश। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्लियर हुआ कि नहीं, तभी आगे बढ़ूंगा, अन्यथा बेवजह आगे नहीं भागना है। मैं चाहता हूं आप सीख के जाओ। सरिता, फारिन, दद्दू क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है।
चलें आगे बढ़ते हैं। कनक क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया कनक। ठीक है, अब कुछ और प्रत्याहार जो बाकी प्रश्नों का भी आपका जवाब देंगे। तो अगला प्रत्याहार अब ये आपको बनाने। अगला प्रत्याहार यहां पर मैंने ले लिया कौन सा भैया, झल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, झल प्रत्याहार। सूत्र याद है ना व्यंजन संधि का, जस्तो संधि, झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, यानी जल वर्णों को जस होता है तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि जल वर्ण होते कौन कौन से। तो जल का मतलब क्या हुआ, ज से लेकर के ल तक के जो वर्ण हैं, ज आदि वर्ण रहेगा और ल अंतिम इत्संज्ञक वर्ण रहेगा। तो कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा, जल प्रत्याहार बन जाएगा। मधु महावर क्लास कब से शुरू हुई, क्लास 6 बजे शुरू हुई थी, लगभग आधा घंटा हो चुका है। रिया बेलगिरी का जूस पी ले बेटा, दूर से ही पिलाती रहना, यहां तो आना। और सिद्धि फौजदार भी वापस आ गई, चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलिए झल प्रत्याहार, इसका मतलब कहीं मत जाओ, पीछे माहेश्वर सूत्रों पर जाना ही नहीं है। आप क्या करें, सीधा बोलें, ज से बोलो, जवया घड़ धस, जब तक बोलो जब तक अंत में ल नहीं आ जाए। जब तक अंत में ल नहीं आ जाता है तब तक बोलते रहना है। जवया घड़ धस, जब गढ़ दस, खप छठ था चट तब, कपय सस सर और हल। तो यानी ल कहां आया, अंत में जाकर के। तो झ से लेकर के ल तक कर दो, और मित्रों झ से लेकर के ल तक करोगे तो प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा, झल हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, जाइए सीमा जी, बिल्कुल। निशा गुड इवनिंग। आज इतनी जल्दी बेटा, मैंने कल बता दिया था संडे है तो थोड़ा टाइम लेकर के। एक्चुअल में क्या होता है, 8 बजे वाली क्लास में 8:45 क्लास छोड़नी पड़ती है, टाइम नहीं होता है। तो आज मैं तसल्ली से इस मूड में हूं कि इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीटली यानी हर महत्वपूर्ण तथ्य तक आप तक पहुंचा दूं। चाहे एक की जगह 1.5 घंटे की क्लास हो जाओ, लेकिन निश्चिंत होकर के इसको पूरा करेंगे। जल प्रत्याहार के वर्ण बताओ भैया। जल प्रत्याहार फारिन ने लिख दिए लंबे सारे। अब इसमें एक समस्या और है आप लोगों की कि अगर आप वर्णों को जोड़ के लिखोगे तो शायद यह उसको शो नहीं करता है। चलिए कोई बात नहीं, रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाएंगी। तो मित्रों जल का मतलब क्या हुआ, यहां आ जाओ। जल का मतलब हुआ आदि वर्ण है आपका झ और इत्संज्ञक वर्ण है ल, यानी झ से शुरू करो। अब मैं बता रहा हूं आपको उस रूप में, देखो ज भय घड़ दस चतुर्थ वर्ण आ गए, फिर जब गढ़ दस तृतीय वर्ण आ गए, खप छठ थ चट तब द्वितीय, कपय यहां तक प्रथम वर्ण आ गए, सस सर हल ऊष्म वर्ण आ गए। तो हम एक एक अक्षर लिखने के बजाय क्या ये कह सकते हैं कि जल प्रत्याहार का सीधा मतलब क्या होता है, जल प्रत्याहार का मतलब होता है चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और ऊष्म वर्ण। कौन से प्रत्याहार में हो जाएंगे, जस प्रत्याहार में। एक बार में बोल डालो, जबय घड़ दस, जब गढ़ दस, खप छठ त चट तब, कपय सस सर। टाइम नहीं बेटा, टाइम 6 बजे का है, उसमें टाइम दिया हुआ होता है, हो सकता है थंबनेल पे 8 बजे का रह गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए मित्रों अब आइए यहां पर। तो झल प्रत्याहार, तो क्या मैं आप कहूं तो सीधा लिख दूं, एक एक अक्षर लिखने के बजाय क्या हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे, जल का मतलब क्या हुआ, वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, बताओ ये सही हुआ कि नहीं हुआ, थंब लग करके बताओ कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए सिद्धि ने सारे लिख दिए, जब गढ़ दस, कब गढ़ दस, जब गढ़ ध, जब गढ़ दस, कप छठ त चट तब, कपाय सस सर। बिल्कुल, तो आप चाहो तो एक एक वर्ण लिख लो। बाकी शुरुआत में देखो जब आए घड़ दस, यहां तक चतुर्थ आए हुए, जब गढ़ दस तृतीय आए हुए, खप छठ थ चट तब, कपय यहां तक द्वितीय और प्रथम आए हुए, और सस सर और हल अंतिम 2 सूत्रों में कौन से आए हुए, ऊष्म वर्ण आए हुए, अंतिम 2 सूत्रों में ऊष्म वर्ण आए हुए। तो क्लियर हुआ, जल प्रत्याहार कौन सा प्रत्याहार हो गया, जल प्रत्याहार हो गया। और जल प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ, जल प्रत्याहार का मतलब हुआ भैया वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ण और ऊष्म वर्ण। ठीक है मित्रों, तो अब आ जाओ एक प्रत्याहार आपके लिए, बिल्कुल अब थोड़े से बड़े प्रत्याहार लेकर के आए हैं कि जय प्रत्याहार के वर्ण बताओ। जय का मतलब क्या हुआ,
जय का मतलब हुआ जय आदि वर्ण होगा और यह इत संज्ञक वर्ण हो जाएगा। झवय ये नहीं, ये कहीं गलती कर जाओ। झवय घड़ दस, जब गढ़ दस, खप छठ थ चट तब, कपय कपय, यही तक आएगा ना, क्योंकि अंतिम यह था। सर हल्को मत ले लेना, अंतिम क्या है, यल। तो बताओ भैया जय वर्णों कौन कौन से वर्ण हुए, जल्दी से लिख के बता दो, कमेंट करके बताओ जय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे। जय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सरिता, निशा को नहीं दिखा था, उसमें नीचे टाइम लिखा हुआ था 6 बजे, और वहां टाइम चलता रहता है 3 घंटे, 2 घंटे शेष, आधा घंटा शेष, कोई बात नहीं, चलो डजेंट मैटर। आगे से ध्यान रखेंगे कि थंबनेल पर भी प्रॉपर टाइम हो और वहां भी, और पहले से आपको एक दिन पहले इस तरीके की सूचना दी जाएगी। पेपर में प्रश्न किस प्रकार आएंगे, बिल्कुल आ जाएगा दद्दू, चिंता मत कर। आज तो मैं टोटल काम ही प्रश्न पेपर पे कर रहा हूं, 2 चीज पे काम कर रहा हूं आज। एक तो इनका जब संधियों में प्रयोग करूंगा या वर्ण आदि पढ़ाऊंगा उनमें प्रयोग करूंगा तो यहीं से काम आएंगे, और संधि में भी काम यहीं से आएंगे, तो इसलिए मैं दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूं। जब संधि आपको पढ़ाऊंगा पूर्व सवर्ण, एक संधि पढ़ाऊंगा पूर्व सवर्ण, सूत्र होता है जयो ओ अन्य तरस्याम। पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र कौन सा होता है, पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र होता है जयो हो अन्य तरस्याम, ठीक है। और वहां मैं आपसे कहूंगा कि भैया जय प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, जय प्रत्याहार आए, तो जय का मतलब अब कहां ढूंढोगे वर्णों का, तो जय इसीलिए यहीं सिखा रहा हूं। संधि प्रकरण में जितने भी प्रत्याहार लेकर के आऊंगा उन सब प्रत्याहारों, जितने भी प्रत्याहारों का सूत्रों में प्रयोग होता है मैक्सिमम को यहां लाने का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उनको क्रम से लिख रहा हूं। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आ जाइए मित्रों, यहां जय वित्रव, जय का मतलब कौन सा हुआ, अगर आप ध्यान देंगे ना तो इसमें से जल और जय में से केवल अंतर है किसका, ऊष्म वर्णों का। सॉरी, ये तो देखो कर आए, कर तो कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया, तो पहले इस ऊष्म वर्ण को ठीक कर लेते हैं भैया, नहीं तो आप कहोगे उधर ऊष्म रह गए, ऊष्म। तो मित्रों अगर आप देखेंगे ना तो फैक्ट यही है कि जल और जय में केवल और केवल ऊष्म वर्णों का अंतर है। कैसे, आप यहां देखो, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, शुरुआत तो दोनों में जैसे हो रही है, जल प्रत्याहार में इत संज्ञक लय था और जय प्रत्याहार में इत संज्ञक क्या है, यह है। तो इसका मतलब जब जैसे यह तक लाएंगे तो सस सर और हल 2 सूत्र छूट जाएंगे, और 2 सूत्रों में कौन से वर्ण छूट रहे हैं, ऊष्म वर्ण छूट रहे हैं। कौन कौन से छूट रहे हैं, ऊष्म वर्ण छूट रहे हैं। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो यहां पर भी आ ही रहा है, वो सभी तो यहां पर भी आ ही रहे हैं। तो इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हुए, क्या हम सीधा सीधा लिख दें, एक एक अक्षर लिखने के बजाय वर्ग के, आप चाहो तो पहला, दूसरा, तीसरा लिख सकते हो, वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ण। कौन से, केवल क्या नहीं होंगे, ऊष्म वर्ण नहीं होंगे। कौन से वर्ण नहीं होंगे भैया, ऊष्म वर्ण नहीं होंगे। कौन से वर्ण नहीं होंगे, ऊष्म वर्ण नहीं होंगे। अब आपका अगला प्रत्याहार है यय, याद है ना सूत्र, अनुस्वारस्य यय पर सवर्ण। एक एक सूत्र देखो, अनुस्वारस्य, अनुस्वार का यही पर सवर्ण, यही पर सवर्ण, तो यहां प्रत्याहार कौन सा आएगा भैया, इस सूत्र में प्रत्याहार आएगा यह। तो अब आप खुद निकाल लो यह प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, और जो शॉर्ट में लिख के बता देगा ना मुझे, मैं उसको निश्चित रूप से एल्पेनलीबे टॉफी दूंगा। यह प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, शॉर्ट में लिख के बता दो, मजा आ जाएगा, तब तो समझूंगा कि आप वास्तव में माहेश्वर सत्रों को सीख रहे हो, ठीक है। रिया, फारिन, सरिता, सिद्धि, मधु, दद्दू, सभी के सभी ध्यान दें, शॉर्ट में बताओ जल्दी से कि यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, यह से लेकर यह तक ले जाओ, यह से लेकर के यह तक ले जाओ, और बताओ कौन कौन से वर्ण होंगे। 2 तरीके से बता सकते हो, दोनों में से जो संक्षिप्ततम तरीका है उससे आपको बताना है यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे। कमेंट करो और फटाफट बताओ, यह प्रत्याहार कौन सा प्रत्याहार, यह प्रत्याहार
संभवतः माहेश्वर सूत्रों का आपने इतना सरलतम रूप नहीं देखा होगा, और मेरा प्रयास यही है कि इससे जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, हर प्रश्न आपकी नोटबुक में होना चाहिए। तो आप देखिए, यह प्रत्याहार, इसका मतलब आदि वर्ण तो क्या है, आदि वर्ण है भैया यह, कहां है, ये रहा। और अंतिम संज्ञक वर्ण भी कौन सा है, यही आ रहा है, यह से लेकर के यह तक। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया कि भैया यह प्रत्याहार में कौन से वर्ण होंगे, यह का मतलब यह से लेकर के यह तक। तो अब आप देखिए संक्षिप्ततम सरलतम रूप कि सबसे पहली बात तो ऊपर सारे स्वर छूट गए, यानी यह प्रत्याहार में स्वर नहीं होंगे। और स्वर के अलावा इधर देखना क्या छोड़ दिया, इधर हमने ऊष्म छोड़ दिए, इधर हमने ऊष्म छोड़ दिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्वर तथा ऊष्म वर्णों को छोड़कर सभी व्यंजन, स्वर तथा ऊष्म वर्णों को छोड़कर के सभी व्यंजन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सभी वर्गीय व्यंजन तथा अंतस्थ वर्ण, सभी वर्गीय व्यंजन तथा अंतस्थ वर्ण, दोनों ही वर्ण जो है वो बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 ऊष्म, फारिन बहुत बढ़िया बेटा। कंचन यादव नमस्कार, राधे राधे। चलो, तो यह से लेकर यह तक क्या हम ये कह, देखो इधर है छूट गया और इधर भी है छूट गया, तो ऊष्म तो छूट ही गए ना, बचे कौन से, पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और ये आ रहे यण। यानी यहां कौन कौन से वर्ण होंगे, यह प्रत्याहार में होंगे भैया आपके अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्ण के साथ कौन कौन से होंगे, स्पर्श वर्ण लिख दूं, काम चल जाएगा, क्योंकि स्पर्श वर्ण में सभी आ गए, अंतस्थ और स्पर्श दोनों मिलकर के कौन सा यह प्रत्याहार बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, अंतस्थ और स्पर्श वर्ण किस में आ जाएंगे, यह प्रत्याहार में आ जाएंगे, क्योंकि स्पर्श वर्ण में पांचों वर्ग आ गए आपके, और अंतस्थ में क्या आ गए, अंतस्थ में य व र ल आ गए, अंतस्थ में य व र आ गए। अगर इसी तरीके से अगला प्रत्याहार बिल्कुल समाप्ति की ओर है, अगला प्रत्याहार है वो है कौन सा, यर, और सूत्र याद करो अगर आपको याद है तो, यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये देखिए कौन सा प्रत्याहार आ रहा है, यर प्रत्याहार आ रहा है। हर प्रत्याहार का संधि में प्रयोग है, हर प्रत्याहार का संधि में प्रयोग है। तो सारी संधियां अब जब आएंगी तो अब यहां भी यर को कैसे निकालो, इसी रूप में निकालो, क्योंकि एक एक वर्ण को याद रखना, एक एक वर्ण को ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीधा सीधा क्या करो, सॉल्व करो। अब तो इतना अभ्यास कर चुके हो ना, तो जल्दी से संक्षिप्त कर दो भैया इनको। बताइए। थैंक यू कनक, थैंक यू सो मच। बताओ भैया, यर प्रत्याहार, अरे भैया इसमें सोचने वाली बात कहां है, ये रही, य से शुरू कर दो या और कहां तक ले आओ, रे तक ले आओ, यानी कि अंतस्थ वर्ण आ गए। देखो अंतस्थ के बाद में स्पर्श वर्ण आ गए, स्पर्श वर्ण के बाद में आ गए क्या, श। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि इधर भी क्या छूट गया, है छूट गया, और इधर भी ह छूट गया। तो एक रूप में ये नहीं कह सकते कि ह को छोड़कर सभी व्यंजन। भाई आप ये तो कहोगे ही कहोगे, मुझे पता है कि अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण और तीनों श, लेकिन क्या इसको ये नहीं कहा जा सकता कि स्वर तो ऊपर रह गए, उनको तो छोड़ो, लेकिन जहां व्यंजनों की शुरुआत हो रही है 10 व्यंजन से संबंधित सूत्रों की, वहां हमने किसको छोड़ दिया, देखो यहां पर है को छोड़ दिया, यह से प्रत्याहार शुरू हुआ, और इधर भी अंत में आकर के हमने रे पर खत्म किया, यानी किसको छोड़ दिया, है को छोड़ दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि है को छोड़कर सभी व्यंजन, क्या हम ये कह सकते हैं है को छोड़कर सभी व्यंजन, और ऐसे नहीं कहना चाहते हो तो भैया आप अपनी जो सरलतम भाषा है उसमें कह लो, और उसमें कहोगे तो कौन कौन से वर्ण लेकर के आओगे भैया, कौन कौन से वर्ण लेकर के आओगे, आपको लेके आने हैं सबसे पहले अंतस्थ, कौन से, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण के बाद में कौन से वर्ण आ रहे हैं, स्पर्श वर्ण आ रहे हैं, और स्पर्श वर्ण के बाद में कौन से आ रहे हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य श। कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा,
यर प्रत्याहार हो जाएगा। यरो नुनासिके नुनासिको व। ह को छोड़कर सभी व्यंजन। मधु महावर, यही मैं कह रहा था कि अगर आपको संक्षिप्ततम रूप लाना है तो आप क्या कहेंगे, है को छोड़कर सभी व्यंजन, है को छोड़कर सभी व्यंजन। मित्रों इसके लिए मैंने 2 टेस्ट तैयार किए हैं, माहेश्वर सूत्रों के लिए 2 टेस्ट तैयार किए हैं, 2 अलग अलग पार्ट में। एक पार्ट रहेगा माहेश्वर सूत्र से संबंधित और उन वर्णमाला से संबंधित, और दूसरा जो टेस्ट होगा वो रहेगा प्रत्याहार से संबंधित। इसलिए 2 टेस्ट में आपका संपूर्ण अभ्यास करा दूंगा जो आपने अब तक पढ़ा है। जो आपने अब तक पढ़ा है वो कौन सा, ये सभी जो है वो हो जाएगा। अब मित्रों 2 अति महत्वपूर्ण प्रत्याहार, 2-3 अति महत्वपूर्ण प्रत्याहार ले रहा हूं, एक में भी गलती मत कर जाना। ये 3 प्रत्याहार बहुत काम के हैं और इनमें से अक्सर प्रश्न आता है। लास्ट में रखें 3 प्रत्याहार, तो सारी चीजें छोड़ करके कहां जाओ, यहां जाओ। और ये 3 प्रत्याहार कौन कौन से हैं, एक तो है भैया खर, दूसरा है हश, और तीसरा है र, तीसरा है र। इन तीनों से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए तीनों को, क्योंकि ये वर्णमाला में भी आपके काम आने वाले हैं, ये वर्णमाला में भी काम आने। तो मित्रों खर अगर आपको याद है तो खर विसर्जन्यो विसर्जनीय आएगा कि नहीं आएगा संधि में। और अगर खर का दूसरा प्रयोग आपको बताता हूं तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, वहां भी काम आता है। हस, हस प्रत्याहार विसर्ग संधि में काम आता है, सूत्र होता है हसिच, हसिच, जहां उत्तो संधि होती है, उत्तो संधि होती है वहां काम आता है। और यही हस प्रत्याहार कहां काम आता है, हसः संवारः नादः घोषाश्च, वहां भी यानी प्रयत्न में भी काम आएगा, वर्ण में भी काम आएगा। आप बाह्य प्रयत्नों में जब हम करेंगे तो उसमें भी बहुत काम आने वाला है, एक एक चीज काम की है, नोट करते चले जाओ। तो भैया अब आ जाओ, और रै प्रत्याहार, ये तो बहुत ही शानदार है, इसका प्रश्न सबसे ज्यादा आता है क्योंकि इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, कहां से होते हैं, वो समझने वाली चीज होती है। आखिरी 3 प्रत्याहार, और इसके बाद सीधा आ जाऊंगा कहां, कुल प्रत्याहार कितने होते हैं, प्रत्याहारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं उन पर पहले बात कर लेते हैं किसकी, खर प्रत्याहार की। कौन बता रहा भैया खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, फारिन ने कह दिया कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों श। देखिए खर का मतलब कहां से आया, खर का मतलब आया भैया ख से शुरू करो, ये रहा, ख से शुरू करेंगे और कहां तक लाएंगे, रे तक। ख प छठ थ चट त क प, ये तो हो गए दूसरे और पहले वर्ण, और उसके बाद में आ गए तीनों श। कौन सा होता है, खर प्रत्याहार, खर वसानयो विसर्जनीय, याद है ना। और उसी तरह खरो विवारा श्वासा अघोषाश्चय, यानी खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार, श्वास और अघोष होते हैं। प्रयत्न पढ़ाऊंगा, जिसको जीवन में प्रयत्न याद नहीं हुए ना वो मेरे साथ पढ़ना, फिर बचा हुआ जो जीवन है उसमें कभी नहीं भूलोगे प्रयत्नों को। चलिए मित्रों, पिंकी भी कह रही है आज इतनी जल्दी क्लास क्यों, भैया चैनल पे डाल के आया हूं, तुम लोग चैनल तो ज्वाइन कर लो। मैंने कल ही कह दिया था कि संडे का टाइम आपको चैनल पर बता दूंगा, तो अब आप चैनल ज्वाइन नहीं करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। एक बार दोबारा बताऊं क्या बताना है बेटा, सारी चीजें मैं लिखूंगा, एक बार आप आने दो। देखो खर प्रत्याहार था तो आदि वर्ण तो क्या हो गया, ख हो गया, और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण क्या हो गया, इत्संज्ञक वर्ण हो गया आपका रे। तो ख से लेकर रे तक कौन सा प्रत्याहार हो गया, खर प्रत्याहार। क्लियर हुआ, कौन सा प्रत्याहार हुआ, खर प्रत्याहार हो गया। तो मित्रों आइए, कौन सा खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए, तो खर प्रत्याहार में हो गए आपके द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण, और इसके बाद में तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य श। और क्या कहा गया है उसको नोट कर लो, इसको नोट करो, काम ये आएगा सबसे ज्यादा। हम याद करने बैठते हैं कि विवार कौन से वर्ण होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, श्वास कौन से होते हैं, एक एक वर्ण को याद करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या याद करें, सीधा याद करिए खरो विवारा खरो विवारा श्वासा घोषाश्च।
यानी खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, कौन से प्रत्याहार में? खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। आपको पता है ना 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से? अघोष, घोष, विवार, संवार, श्वास, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 11 बाह्य प्रयत्न हैं। इन 11 बाह्य प्रयत्नों में से विवार, श्वास और अघोष, संधि हो रही है, विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों कौन से रहेंगे मित्रों? खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार भी होंगे, श्वास भी होंगे और अघोष भी होंगे। एक एक वर्ण को याद नहीं रखना है, सीधा क्या याद रखना है भैया? सीधा याद रखना है कि खर प्रत्याहार मतलब विवार, श्वास और अघोष होते हैं। अब आइए हस प्रत्याहार। तो हस का मतलब क्या हुआ भैया? हस का मतलब हुआ आदि वर्ण। तो क्या हुआ? है आदि वर्ण, यानी इत्संज्ञक आदि वर्ण जो है वो तो कौन सा हो जाएगा? है हो गया। और इत्संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया? श। प्रत्याहार कौन सा बन रहा था? हस बन रहा था। तो हस का मतलब क्या हुआ? आदि वर्ण तो हो गया है, और इत्संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया? श हो गया। इत्संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया? श। तो ह से लेकर के श तक लाओ। तो सबसे पहले तो देखो अंतस्थ आ गए, अंतस्थ के बाद पांचवे आ गए, चौथे आ गए, यहां तक, और फिर तीसरे आ गए। तो हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ गए? हस प्रत्याहार में आ गए भैया वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण, और इसके साथ साथ में अंतस्थ वर्ण और है। ये सभी कौन से प्रत्याहार उसमें होते हैं? हस प्रत्याहार में होते हैं, हस प्रत्याहार में होते हैं। ठीक है। प्रियंका देवी यादव, स्वागत है प्रियंका, संभवतः पहली बार देख रहा हूं तुम्हें हमारे इस संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर। बार बार कह रहा हूं मित्रों कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में है प्रत्येक क्लास की सूचना, और यहां बोर्ड पर पढ़ाया गया मटेरियल यानी इसकी पीडीएफ, दोनों चीजें आपको कहां मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, इसलिए तसल्ली से पढ़ लो। क्या हुआ भैया, ये क्या हो रहा है? सर संडे तो जल्दी कर लिया सर ने आज, बिल्कुल। चलिए हस प्रत्याहार, तो ह से लेकर के श तक लाओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? तो हस प्रत्याहार में आ रहे हैं, सबसे पहले आ गया है, और है के बाद में कौन से आ गए? है के बाद में आ गए अंतस्थ, अंतस्थ के बाद में कौन से आ गए? वर्ग के पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण। वर्ग के पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण। अगर ध्यान दो ना, खर और हस को ऐसे याद कर लो कि जो खर में से शेष रह गए वो हस में आ जाएंगे, और जो हस में से शेष रह गए वो किस में चले जाएंगे? खर में चले जाएंगे। दोनों में सारे व्यंजन आ जाते हैं। हस और खर प्रत्याहार दो ऐसे प्रत्याहार हैं जिसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो जो हस में आ गए वो शेष रह जाएंगे वो खर है, और जो खर में आ गए उनसे जो शेष रह गए वो कौन से होंगे? हस। तो बाह्य प्रयत्न याद करने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी आपको। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से है? अंतस्थ, पंचम वर्ण। तो क्या कहा है? हस प्रत्याहार के लिए कहा गया है, ये भी याद करो, ये भी याद करो, हस, संवारा, नादा, घोषाश्च। यानी हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, कौन से प्रत्याहार में? हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संवार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे। 6 बाह्य प्रयत्न यहीं आ गए आपके। दो जो प्रत्याहार थे उन 2 प्रत्याहारों में 6 बाह्य प्रयत्न आ गए। खर का मतलब विवार, श्वास और आघोष, और हस का मतलब हस, संवार, नाद और घोष आ गए। संवार, नाद और घोष हो गए। चलिए, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर जाऊंगा अंतिम आखिरी, आज की क्लास का आखिरी प्रत्याहार, कौन सा? रे प्रत्याहार। और इसके बाद में सिंपल सी बात, 2 प्रत्याहार बताऊंगा, एक में सभी व्यंजन आ जाएंगे और दूसरे में सभी वर्ण, वो मैं वैसे कल की क्लास में आपको बता चुका हूं। चलिए, तुम बातें करने से ज्यादा ध्यान दो। रे प्रत्याहार में कौन बता रहा है? रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे? कमेंट करके ये भी बताओ कि प्रत्याहार बनाना सीखे हो कि नहीं, और साथ के साथ में ये भी बताइए भैया कि रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे। रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे? बदमाशों, मारूंगा मैं तुमको। अभी तक तुम लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, तुम लोगों को पाप लगेगा, तुम लोगों को पूरा पाप लगने वाला है। क्लास देख रहे हो लेकिन फिर भी लाइक नहीं है। ये देखिए, शुद्धि,
सरिता, निशा, लाइक क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया है बेटा। कंचन क्लियर है। ललिता सर से पूछ के बताती हूँ, रुक क्या पूछ रही है, चलो कोई बात नहीं। कंचन यादव, फारिन ने कहा रे और ले आएंगे, सिद्धि भी कह रही है रे और ले आएंगे, सरिता भी कह रही है रे और ले आएंगे। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है भैया कि रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो देखो रे प्रत्याहार कहां से बना, आपका रे प्रत्याहार बनता है मित्रों, आपका रे प्रत्याहार कहां से बनता है, सॉरी, रे प्रत्याहार जो ये ल में अ की इत संज्ञा हुई थी, मैंने बताया था ना, छठवां सूत्र जो है लण, उसमें विद्यमान अनुनासिक ए भी इत संज्ञक होता है, और उस ए की इत संज्ञा होने पर जो प्रत्याहार बनता है वो कौन सा बनता है, वो रे प्रत्याहार बनता है। कौन सा, रे प्रत्याहार बनता है। अब रे का मतलब रे और ले दोनों वर्ण आ जाएंगे, रे और ले दोनों वर्ण आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको नोट भी कर लो और याद भी कर लेना कि रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण रहेंगे। रे प्रत्याहार में रहेंगे रे और ले। रे प्रत्याहार में कौन से वर्ण रहेंगे, रे और ले वर्ण रहेंगे। कौन से प्रत्याहार में, रे प्रत्याहार में। नहीं आज नहीं है, 8 बजे वाली कोई क्लास नहीं है, कल टेस्ट होगा। माहेश्वर सूत्र का पहला टेस्ट कल, दूसरा टेस्ट परसों। बता देता हूं, कल पहला टेस्ट, दूसरे दिन परसों दूसरा टेस्ट, ठीक है। कल कोई, आज 8 बजे कोई क्लास नहीं है। रे और ले, बिल्कुल शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मधु महावर शाबाश, फारिन, प्रियंका, निशा बहुत बढ़िया। ये आपका हुआ कौन सा, प्रत्याहार बनाने का तरीका। और मैंने यहां पर 2 चीजें क्लियर कर दी हैं कि अगर इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं कि खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, तो खर प्रत्याहार में व्यवहार, श्वास और घोष होते हैं। और इसी तरीके से संवार, नाद और घोष वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है, हस प्रत्याहार होता है। ये चीजें भी आपके सामने होती हैं। कल 8 बजे होगी। और भैया मेरे बार बार पूछते हो, सिंपल सी बात है यार, कितनी बार दोहराऊं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां हर क्लास का लिंक शेयर किया जाता है, हर क्लास की पीडीएफ शेयर की जाती है, आराम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। क्यों तनाव ले रहे हो भैया, हाँ बदमाश कहीं के, क्यों मारूंगा, पढ़ने पे ध्यान दो। अब आपके 2 प्रत्याहार बचते हैं, अब आपके 2 प्रत्याहार बचते हैं। तो आक सेक यानी इनको इसलिए लिया गया है कि इसका समापन कर देते हैं। तो मित्रों एक प्रत्याहार हमने कौन सा ले लिया, हल, और दूसरा प्रत्याहार हमने कौन सा ले लिया, अल। हल और अल दोनों प्रत्याहारों में जल्दी से बता दो क्या क्या होगा। तो यहां अगर आप देखेंगे, ये देखिए, हल का मतलब हौ से शुरू करके कहां ले आओ, ले तक लाएंगे। तो देखो ऊपर वाली लाइन में क्या छूट गया, ऊपर वाली लाइन में सभी स्वर छूट गए। तो ह से शुरू होते हैं व्यंजन और कहां खत्म होते हैं, ले पर। इसीलिए व्यंजनों को हल वर्ण भी कहा जाता है। इसीलिए व्यंजनों को, योगेश शर्मा जी वेरी गुड इवनिंग, इसीलिए व्यंजनों को हल वर्ण भी कहा जाता है। तो हल प्रत्याहार में तो क्या आ गए, हल प्रत्याहार में आ गए भैया सभी व्यंजन। हल प्रत्याहार में क्या आ गए, हल प्रत्याहार में आ गए सभी व्यंजन। और अल प्रत्याहार, तो भैया ये अल प्रत्याहार कहां से शुरू हो रहा है, अल का मतलब ए तो आदि वर्ण है और ले इत संज्ञक वर्ण है, अ आदि वर्ण है और ले इत संज्ञक वर्ण है। तो भैया कौन सा हो गया, अल प्रत्याहार। अब ये रिया कह रही है मेरे लिए फारिन भेज देता है क्लास को, वाह, यानी चैनल पे ज्वाइन नहीं करेगी, फारिन से ही बजवाएगी। बेटा फारिन जिस दिन कूटेगा ना तुझे, उस दिन पता लगेगा। फारिन बताना इसको या मैं बताऊं, चलो कोई नहीं, आ जाओ बदमाशो। संपूर्ण व्यंजन, ठीक है प्रियंका यादव, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला प्रत्याहार कौन सा था, अल, और अल प्रत्याहार का मतलब हो गया सभी वर्ण। सभी वर्ण यानी कि स्वर प्लस व्यंजन दोनों किस में आ गए, दोनों आ गए आपके अल प्रत्याहार में। इतना अभ्यास करा चुका हूं इतना अभ्यास करा चुका हूं कि मेरे हिसाब से तो माहेश्वर सूत्र में से कुछ बचा नहीं है। फिर भी अगर गलती कर जाओ तो मार खाओगे, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं फारिन, बाकी इसको कूटना, रिया तुझे मिस देने जाए ना उस दिन कूटना इसको, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए भैया अगले। अब बात करते हैं, आपसे प्रश्न करूंगा और फटाफट से महत्वपूर्ण तथ्यों के उत्तर दिए जाइए, फटाफट से। आपको अब आप वापस नहीं जाओगे,
अब मेरे प्रश्न और आपके उत्तर, अब मेरे प्रश्न और आपके उत्तर जल्दी से कमेंट करके फटाफट से देते जाइए। यानी एक तरीके से अगले 5 मिनट में जो कुछ अब तक पढ़ा है उस सब का दोहरान हो जाएगा। किसके माध्यम से? महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से। इन्हीं महत्वपूर्ण माहेश्वर सूत्रों पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य, माहेश्वर सूत्र, और यहां पर आ रहा है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले फटाफट से बताते चले जाओ। आपको बताना है, मैं यहां ले रहा हूं वर्ण और आपको लिखना है किसका नाम, फटाफट से बताते चला जाना है, प्रत्याहार का नाम। वर्ण के साथ में किसका नाम बताते चले जाना है? प्रत्याहार का नाम बताते चले जाना है। तो नंबर 1 मूल स्वर, जल्दी से कमेंट करके बताते चले जाओ। मूल स्वर, मूल स्वर और मूल स्वरों का कौन सा प्रत्याहार होगा? नंबर 2 संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, यानी संस्कृत में लिख देता हूं, चलो प्रश्न को संस्कृत में लिखें क्या? नहीं तो चलो शॉर्ट में लिख लो, संयुक्त स्वर। बताइए फटाफट, मूल स्वराणाम कै प्रत्याहार है? प्रश्न कैसे होगा? पूछा था ना किसने? रिया ने पूछा था। किसने पूछा था? सर प्रश्न कैसे होगा? तो भैया प्रश्न होगा संयुक्त मूल स्वराणाम कह प्रत्याहार है। संयुक्त स्वराणाम कह प्रत्याहार है, जो संयुक्त है वही दीर्घ है। और तीसरा है भैया आपका स्वर, तीसरा है स्वर। तीनों के जवाब दो, फिर आगे बढ़ूंगा। तीनों के जवाब दो। मूल स्वराणाम कै प्रत्याहार है? मूल स्वराणाम, मूल स्वरों का कौन सा प्रत्याहार होता है? मूल स्वरों का प्रत्याहार होता है भैया अक। और ये मूल स्वर ही क्या है? ये मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर भी है, मूल स्वर भी ह्रस्व स्वर ही है। संयुक्त स्वराणाम कै प्रत्याहार है? संयुक्त स्वरों का प्रत्याहार होता है एच। और ये संयुक्त स्वर ही कौन से स्वर हैं? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यही दीर्घ स्वर हैं। स्वराणाम यानी सभी स्वरों का स्वराणाम कै प्रत्याहार है? तो बताइए स्वरों का कौन सा प्रत्याहार होता है? अच। और क्या कहा गया है? आपको याद है ना, कहा गया है अचह स्वरा। क्या कहा गया है? अचह स्वरा। फटाफट से बोलते चले जाओ। अब तो बिल्कुल दौड़ पकड़ लो, स्पीड पकड़ लो, स्पीड पकड़ लो। पहले मूल स्वराणाम कै प्रत्याहार है, संयुक्त स्वराणाम कै प्रत्याहार है। और अब आ जाइए इसके बाद में नंबर 4 अंतस्थ वर्ण। तो बताइए अंतस्थ वर्णानाम क्या प्रत्याहार है? अंतस्थ वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है? नंबर 5 पंचम वर्ण, पंचम वर्णों का कौन सा प्रत्याहार है? नंबर 6 चतुर्थ वर्ण। कौन सा? चतुर्थ वर्णों का कौन सा प्रत्याहार है? आपके सामने 6 प्रश्न आ चुके हैं, 6 के 6 के जवाब दो और इन्वॉल्व हो जाओ, मजा आएगा। अगर बिना पीछे पलटे फटाफट से आंसर दोगे तो आपको भी आनंद आएगा कि हाँ अब मैंने सीख लिया है। आंसर देते चले जाओ फटाफट फटाफट। बताइए स्वरों से संबंधित क्या पूछा जा सकता है? मूल स्वर, संयुक्त स्वर या संपूर्ण स्वरों का प्रत्याहार, तीनों आपके सामने। अब पूछा जाता है अंतस्थ वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है? तो अंतस्थ वर्णों का प्रत्याहार होता है कौन सा? यण। और मैंने आपको कहा था ना, क्या कहते हैं? यणो अंतस्था। क्या कहते हैं? यणो अंतस्था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचम वर्ण, पंचम वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है? पंचम वर्णों के लिए प्रत्याहार होता है यम। कौन सा होता है? यम गणनानाम नासिका, यम प्रत्याहार होता है। चतुर्थ वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है? चतुर्थ वर्णों का प्रत्याहार होता है झस। कौन सा प्रत्याहार होता है? चतुर्थ वर्णों का झस प्रत्याहार होता है। चतुर्थ वर्णों का झस प्रत्याहार होता है। नोट करो, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है, इंटरवल पे ही पहुंचे अभी। जल्दी से बताइए भैया अगला प्रत्याहार, चतुर्थ वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होगा? झस होगा, झस होगा। आइए अब बात करते हैं तृतीय वर्ण, नंबर 7। नंबर 7 तृतीय वर्ण। तृतीय वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होगा? तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण को क्या कहा जाता है? याद करो, तृतीय वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होगा? तृतीय वर्णों का प्रत्याहार होगा, अरे यार सही हो जा, क्या नाटक है। तृतीय वर्णों का प्रत्याहार होता है कौन सा? जस प्रत्याहार। तृतीय वर्णों का जस प्रत्याहार। उसके बाद में द्वितीय वर्णों के लिए पृथक से कोई प्रत्याहार नहीं है, लेकिन द्वितीय प्लस प्रथम वर्ण, द्वितीय प्लस प्रथम वर्ण
और द्वितीय प्लस प्रथम वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होगा, कमेंट करते चले जाओ। द्वितीय और प्रथम वर्णों के लिए, द्वितीय और प्रथम वर्णों के लिए कौन सा होगा, ख से शुरू, खप छठ था चट तब कप य, यानी द्वितीय और प्रथम वर्णों के लिए जो प्रत्याहार होगा वो कौन सा होता है, ख प्रत्याहार। कौन सा होता है, ये सभी प्रश्न मिलेंगे आपको कल के टेस्ट में प्रत्याहार से संबंधित। नंबर 9 प्रथम वर्ण, केवल प्रथम वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, केवल प्रथम वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार है, तो प्रथम वर्णों के लिए प्रत्याहार होता है चय। प्रथम वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, चय प्रत्याहार होता है। प्रथम वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, चय प्रत्याहार होता है। नंबर 10 ऊष्म वर्ण, नंबर 10 ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, शल प्रत्याहार होता है। कौन सा, शल प्रत्याहार होता है। कहा गया है भैया शलह ऊष्माण, क्या कहा गया है, शलह ऊष्माण, यानी शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कैसे होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। शल प्रत्याहार में आने वाले कौन से वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। नंबर 11 सभी व्यंजन, यानी सभी व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, जल्दी से बता दो भैया। सभी व्यंजनों के लिए, अभी अभी बताया था मैंने, सभी व्यंजनों के लिए हल प्रत्याहार होता है। सभी व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, हल। अब पूछ ले आपसे कोई, अब तो टिप्स पर याद है, कोई पूछ के तो देखा कौन सा प्रत्याहार होता है। बाकी जो प्रत्याहार हैं वो संधियों में जहां आवश्यकता होगी वहां आते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे, लेकिन जो प्रश्न सीधे परीक्षा में हो सकते हैं उन सभी के लिए आपका आंसर आपके सामने है। इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है, इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है, जल्दी से कर लो और इसको करो। और उसके बाद में सीधी बात करते हैं कुल प्रत्याहारों की, कि आखिर इस तरीके से बनने वाले कुल प्रत्याहार कितने होंगे, वो चीज भी आएगी। लेकिन इसको फटाफट से नोट कर लेते हैं, इसको फटाफट से नोट कर लेते हैं। बिल्कुल, ये पुस्तक का तो ध्यान रखेंगे ही आप, ये आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि अगर आपकी उपयोगिता में है, जल्दी से नोट करो। एक एक चीज आपके सामने है। फॉरेन अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत सारे प्रश्न है अभी जो अक्सर तनाव देते हैं, जो अक्सर तनाव देते हैं कि साहब ऐसा आता है तो क्या करना है, वैसा आता है तो क्या करना है। तो उन सारे तनावों को दूर करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम तो एक ही काम नहीं करते हो, बदमाशों की इसको क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हो, नहीं तुमको भी मजा आए और मुझे तुम्हें पढ़ाने में और ज्यादा मजा आए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जो तुम चाहते हो वो तुम करो और जो मैं चाहता हूं वो मैं करता हूं। मेरा काम है अपना बेस्ट देना, अब तुम अपना बेस्ट देते हो या नहीं देते हो ये तुम पर निर्भर है। अच्छा मधुगरी, आपकी मैथ की क्लास होती तो बहुत मजा आता, आपकी और मैथ की क्लास में। चलो ओके, मैंने सोचा मुझसे मैथ पढ़वा रहे हो, अरे वाह मरवाओगे मुझे। डोंट वरी, नहीं बता रहा फॉरेन, टेंशन क्यों ले रहा है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल क्लियर है तो आ जाइए। अब बात करते हैं किसकी, कुल प्रत्याहार। एक बड़ा प्रश्न, कुल प्रत्याहार। लेकिन उससे पहले अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो दोनों पुस्तकें संस्कृत सानिध्यम रीट के लिए लेवल फर्स्ट सेकंड, भाषा फर्स्ट और सेकंड का संपूर्ण सिलेबस कवर है विद टीचिंग मेथड और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस पूर्व वर्षों के सभी रीट और टेट के पेपर और 5 मॉडल पेपर इसमें है। और अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव से अभ्यास करना चाहते हैं तो 3132 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 3132 3132 प्रश्न, 15 मॉडल पेपर संपूर्ण किस्में है भैया आपकी शिक्षण विधियों सहित। ये संपूर्ण किस्में रीट संस्कृत सानिध्यम वस्तुनिष्ठ एवं मॉडल प्रश्न वाली प्रश्न बुक में। चलिए अब बात करते हैं आखिर कुल प्रत्याहारों की बात आती है तो माहेश्वर सूत्र आपके सामने है और इनसे जुड़े हुए कुल कितने प्रत्याहार बनते हैं। तो मित्रों आइए माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले कुल प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न अगर आता है तो उसका जवाब कैसे देना है। तो मित्रों यहां पर इसको 3 रूप में ले लो, इसको 3 रूप में ले लो, यानी वरदराज अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार
वरदराज अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है। नंबर 2, भट्टोजी दीक्षित यानी कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, या केवल सिद्धांत कौमुदी भी कह सकते हो, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं। और नंबर 3, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त प्रत्याहार, ये कितने हैं। और अंतिम सॉल्यूशन की अगर तीनों ही ऑप्शन में हो तो क्या करना है, ध्यान दे लेना भैया। अभी अभी आपने देखा ही माहेश्वर सूत्र है, और हमने कहा था भैया कि आदि वर्ण को अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ में जोड़ते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, प्रत्याहार बनाते चले जाओ। तो इस तरीके से तो अ से, ई से, उ से, री से, री से इतने प्रत्याहार बन जाएंगे कि गिनती नहीं है भैया। जब उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस उदयपुर से चली खजुराहो के लिए, तो याद करो कितने स्टेशन होंगे, लोकल स्टेशन भी होंगे, थोड़े से बड़े भी होंगे, जंक्शन भी होंगे, इतने सारे स्टेशन थे। लेकिन वो ट्रेन हर स्टेशन पे रुकी क्या, नहीं रुकी, नहीं रुकी ना। क्यों नहीं रुकी, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने जो टाइम टेबल सेट किया था ना, उस टाइम टेबल में उस निर्धारित कर दिया था कि भैया उदयपुर टू खजुराहो एक्सप्रेस को कहां कहां रुकना है, अपनी मर्जी से वो नहीं रुक सकती। तो हमारी इस माहेश्वर सूत्र एक्सप्रेस के जो निर्माता है वो कौन, आचार्य पाणिनि। तो उन्होंने भी जब प्रत्याहारों का निर्माण किया तो स्टेशन निर्धारित कर दिए थे कि भैया इन्हीं स्टेशनों पर रुकना है, यानी इन्हीं प्रत्याहारों का प्रयोग करना। ऐसा मत करना कि जचे जहां चैन पुलिंग करके और रोकने लग जाओ। चैन पुलिंग करके रोक सकते हो, लेकिन वो विधिवत स्टेशन नहीं है, मान्य स्टेशन नहीं है, वहां से आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। तो टिकट जहां से मिल रहा है, आप जहां से चढ़ के ट्रेन में सफर कर सकते हो, वही स्टेशन मान्य होता है रेलवे की समय सारणी के अनुसार। तो ठीक वैसा ही कहां आ रहा है, ठीक वैसा ही यहां है कि पाणिनि जी ने जो आपको टाइम टेबल निर्धारित कर दिया किसका, माहेश्वर सूत्र रूपी एक्सप्रेस का। तो इसमें जिस जिस स्टेशन पर रुकने की बात की गई है, यानी उदयपुर से लेकर के खजुराहो तक जितने स्टेशन निर्धारित किए गए हैं उतने पर ही इस ट्रेन को रुकना है। तो सीधी सी बात है यार कहने की कि भैया माहेश्वर सूत्रों के अनुसार बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या तो सैकड़ों हजारों हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आचार्य पाणिनि ने जो प्रत्याहार निर्धारित किए हैं, या उसके परवर्ती जो व्याकरण आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो प्रत्याहार निर्धारित किए हैं, केवल उन्हीं प्रत्याहारों को गिना जाएगा, माना जाएगा। अपनी मर्जी से आप प्रत्याहार नहीं बना सकते, यानी चैन पुलिंग नहीं कर सकते, चैन पुलिंग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आ जाइए कौन कौन से प्रत्याहारों से संबंधित है। तो इस तरीके से जो प्रत्याहार बनेंगे उससे संबंधित प्रश्न 3 प्रकार से आता है। अगर प्रश्न होता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी यानी कि आचार्य वरदराज के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो मित्रों प्रत्याहारों की संख्या रहेगी 42। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितनी रहेगी, 42 रहेगी। भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रत्याहार माने हैं, भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 43 प्रत्याहार माने हैं। और संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त यानी कितने प्रत्याहार ऐसे हैं जिनका संस्कृत व्याकरण में प्रयोग होता है, तो मित्रों उन प्रत्याहारों की संख्या है 44। कितनी है, 44। ये 44 कैसे हैं इसको देख लो। ये 42 तो भैया वो हैं, ये 42 तो वो हैं जो किसमें, लघु सिद्धांत कौमुदी में है। और इसके अलावा 2 प्रत्याहार और हैं, कौन सा, एक तो यम और एक रें। इन दोनों प्रत्याहारों का भी संस्कृत व्याकरण में प्रयोग होता है, जबकि इनका लघु सिद्धांत कौमुदी में जिक्र नहीं किया गया, वहां केवल 42 को ही माना गया है। लेकिन संस्कृत व्याकरण में रें प्रत्याहार का भी प्रयोग है और यम प्रत्याहार का भी प्रयोग होता है, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है,
44 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 44 हो जाती है। क्लियर हुआ? तीनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए तो 42, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पूछा जाए तो 43 और संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त प्रत्याहार पूछे जाए तो 44। प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान दे लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा प्रश्न हो प्रत्याहारा कति, प्रत्याहार कितने हैं। अगर सीधा प्रश्न आ जाता है कि प्रत्याहार कितने हैं तो आपको केवल और केवल प्राथमिकता किसको देनी है? 42 को देनी है, क्योंकि हम लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही संपूर्ण व्याकरण को पढ़ते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में इनकी संख्या 42 मानी गई है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में एक बार आ चुका है कि प्रत्याहार कितने हैं और वहां भी इसका उत्तर 42 ही माना गया है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एग्जामिनर भी इस चीज को जानता, पेपर बनाने वाला भी जानता कि ऐसी गलती वो नहीं करने वाला है, तो फिर ऐसा प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से वो या तो इनके नाम देगा, ये देगा, या फिर देगा संस्कृत व्याकरण में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग तो मित्रों 42 का नहीं, 44 के 44 का हो रहा है। प्रयोग तो किसने का हो रहा है? 44 के 44 का ही हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? क्लियर है हो कि नहीं? अगर बिल्कुल भी ये पता नहीं है, सीधी बात कही है, प्रत्याहारा कति संति, प्रत्याहार कितने, और ऑप्शन में 42 भी दे रखा है, 43 भी दे रखा है, 44 भी दे रखा है, तो फिर आप कितने पे जाओगे? 42 पे जाओगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने? 42 हैं। कम से कम हम लड़ तो पाएंगे, नहीं तो फिर 43 पे भी लड़ो और 44 पे भी लड़ो, और ऐसा प्रश्न आने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, आप 42 को लॉक करोगे। और अगर संस्कृत व्याकरण शब्द का प्रयोग कर दिया है तो फिर आप किसको लॉक करोगे? फिर आप 44 को लॉक करोगे। 43 वाला ऑप्शन कभी भी नहीं आता है, कभी भी नहीं। वो तो तभी आएगा जब सीधा कहते कि भट्टोजी दीक्षित ने कितने माने, तब आप क्या कर सकते हो? 43 कहते हो। बाकी आपको प्राथमिकता किस पे देनी है? प्राथमिकता जो है वो आपको 42 को ही देनी है। अब इन प्रत्याहारों से जुड़े हुए दो तीन महत्वपूर्ण तथ्य इसको भी देखो। आज मैं कुछ भी छोड़ने के मूड में नहीं हूं। आज मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जो प्रश्न परीक्षा में अधिकतम हो सकते हैं माहेश्वर सूत्रों के, और जो प्रश्न मेरे टेस्ट में अधिकतम हो सकते हैं कब, कल और परसों में, वो सारे आपके सामने आ जाने चाहिए। चलिए मित्रों, तो महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है कि अण प्रत्याहार का, कौन सा? अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। यानी और कोई भी प्रत्याहार ऐसा नहीं है जो 2 बार आया हो। केवल और केवल अण प्रत्याहार ऐसा प्रत्याहार है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। कौन सा? अण प्रत्याहार। यानी माहेश्वर सूत्रों में से जितने 42 या 44 प्रत्याहार बन रहे हैं उनमें केवल और केवल अण प्रत्याहार ऐसा है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। ये देखिए, आप इसको यहां देखिए। एक तो अण का ग्रहण हुआ अ से लेकर के ण तक, और एक अण का ग्रहण हुआ अ से लेकर के ण तक। यानी अण प्रत्याहार 2 बार बनता है। अण प्रत्याहार 2 बार बनता है। प्रियंका, तुम्हारी आईडी ब्लॉक कहां से होगी? मैंने तो की नहीं है। किसने कहा तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिख रहे? तो कुल मिलाकर के अच्छे अच्छे कमेंट करो, दिखेंगे। फालतू कमेंट करोगी तो मैंने कह रखा है, मैंने यूट्यूब बाबा को कह रखा है कि अगर ये होरी बाबा फालतू के कमेंट करता है तो फिर क्या करना है? इसके कमेंट्स को शो नहीं करना है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, अण प्रत्याहार का 2 बार ग्रहण होता है। कहां कहां हुआ ये देखिए। एक बार तो अ आदि वर्ण था, इत्संज्ञक वर्ण ण हो गया। तो यहां कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ए, ई और उ। यानी आपका जो अण प्रत्याहार बना पहली बार, उसमें कौन कौन से वर्ण आ गए? उसमें आ गए आपके 3 वर्ण। कौन कौन से? अ, ई और उ। क्लियर है? और साथ के साथ दूसरी बार जब हमने अण प्रत्याहार बनाया तो अ आदि वर्ण था, लेकिन इत्संज्ञक वर्ण जो होगा वो लण सूत्र का ण रहेगा। कौन सा ण रहेगा? लण सूत्र का ण रहेगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो इसमें पहली बात तो सभी स्वर आ गए। पहली बात तो क्या आ गए? सभी स्वर। और दूसरी चीज, स्वर के बाद में आ गया है और अंतस्थ। स्वर के बाद में क्या आ गए? है आ गया, और है के साथ में आ जाएंगे कौन से?
अंतस्थ वर्ण। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कौन से वर्ण आए वो भी आपके सामने है, और कौन कौन से प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार ऐसा है जिसका 2 बार उपदेश किया गया है, जिसका 2 बार उपदेश किया गया है। गुड्डी लेट नहीं हो, बहुत लेट हो, अब तो क्लास समापन की ओर है। बिल्कुल लड़काइए, किसने कहा प्रियंका है वो होरी बाबा है, लड़काइए। चलिए चलो कोई नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अण प्रत्याहार में 2 बार होगा, अण प्रत्याहार का 2 बार ग्रहण होगा। एक तो किसमें अ ई उ, और दूसरा अण सभी स्वर है और अंतस्थ वर्ण, यानी जब इत्संज्ञक वर्ण क्या रहेगा, ण रहेगा। क्लियर हुआ। अण प्रत्याहार, और कोई भी प्रत्याहार रिपीट नहीं होता है, केवल अण प्रत्याहार जो है वही आपका रिपीट होता है, वही आपका रिपीट होता है। तो भैया यहां पर इस, आप चाहे तो सूत्र भी लिख सकते हैं। सूत्र यहां जिसका प्रयोग होता है वो है ड्रिलोपे, ड्रिलोपे पूर्वस्य दीर्घोणे। अगर आपने इसको पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां, विसर्ग संधि में, जिससे निरोग, अंतरराष्ट्रीय, नीरस, दूराज, गुरु रम्य पद बनते हैं, वो ड्रिलोपे। तो यहां जो अण आ रहा है ना, वो अण कौन सा है, ये वाला अण है। वो अण कौन सा है, ये वाला अण है। और यहां जो सूत्र काम करेगा वो सूत्र कौन सा है, अणुदित सर्वस्य, अणुदित सर्वस्य चा प्रत्यय। कौन सा है, अणुदित सर्वस्य चा प्रत्यय। इन दोनों सूत्रों में, इसमें अण में जब अणुदित सर्वस्य चा प्रत्यय सूत्र का से ग्रहण होता है, तब तो अण में किसका ग्रहण होता है, अण, इस अण प्रत्याहार का, जिसमें सभी स्वर है और अंतस्थ वर्ण आएंगे। और जब ड्रिलोपे पूर्वस्य दीर्घोण या और भी कोई सूत्र आए तो वहां पर इस अण का ही ग्रहण होता है। इस अण का ग्रहण केवल और केवल अणुदित सर्वस्य चा प्रत्यय सूत्र में ही होता है, बाकी कहीं भी इसका ग्रहण नहीं होता है। क्लियर हुआ। अर्चना आपके कमेंट मुझे अब देखें, अर्चना आपकी तो एंट्री अब हुई है, अब तक कहां थे आप। चलिए अब एक अगला जो पॉइंट, यानी एक पॉइंट और लिखिए, कौन से प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया जाए। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य प्रत्याहारस्य वारद्वयम् प्रयोगः जातः, वारद्वयम् प्रयोगः कृतः अस्ति। जो भी आपसे पूछा जाता है आपका जवाब है कौन सा। अब 2 चीजें, कई चीजें हैं। इत संज्ञा 2 बार किसकी हुई है, ण की। कौन से वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है का। और कौन से प्रत्याहार का 2 बार प्रयोग हुआ है, वो है अण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार भैया, अण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, अण प्रत्याहार। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट लिखिए भैया नंबर 2। इसी में अगला महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, इसी में अगला महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, और यह है भैया इण प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में, इण प्रत्याहार में इत संज्ञक, इण प्रत्याहार में इत संज्ञक ण, क्योंकि इण प्रत्याहार है तो बताओ इत संज्ञा किसकी हो रही है, इत संज्ञा ऑब्वियसली ण की हो रही है। इण प्रत्याहार में इत संज्ञक ण का ग्रहण लण सूत्र से, कौन से, लण सूत्र से हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण चीज है। इण प्रत्याहार आ रहा है तो इण प्रत्याहार देखो, इण प्रत्याहार में आदि वर्ण तो क्या हो जाएगा, ई। अब इत संज्ञक के रूप में ण, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। अब हम तो कंफ्यूज कि कौन सा ण लेना है। तो भैया अब कंफ्यूजन खत्म करो। इण प्रत्याहार में जो ण आ रहा है इत संज्ञक ण, कौन सा प्रत्याहार बना रहे हैं आप प्रत्याहार बना रहे हैं तीसरा इण। और इण प्रत्याहार में जो कौन सा वर्ण आ रहा है, इण प्रत्याहार में जो इत संज्ञक ण आ रहा है भैया लाला मुन्नाओ, जो ण आ रहा है वो ण कौन सा है, इत संज्ञक वर्ण तो कौन सा है, ई है। और जो इत संज्ञक ण है वो कौन सा है,
यही है, लण सूत्र का है, ये ण नहीं है, गलती मत कर जाना नहीं तो मारे जाओगे। तो आज ओके शुभी, कमेंट्स हो नहीं हो रहे थे और अब हो रहे हैं, क्या बात है, ये भी बड़ी जोरदार चीज है यार, पहले नहीं हो रहे थे अब हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब हो गए तो अब सही। क्लियर, कमेंट्स मायने नहीं रखते, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। तो समझ में आया कि अण प्रत्याहार का दो बार प्रयोग और इण प्रत्याहार में ई आदि वर्ण और ण कहा गया, इत्संज्ञक जो ण है वो लण सूत्र का होगा। तो फिर इण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे बताइए भैया। ए को छोड़कर सभी स्वर, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं भैया ए को छोड़कर सभी स्वर, या फिर आप सीधे सीधे लिख लो इण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इण प्रत्याहार में आएंगे ई उ री ली, ये आ गए। इसके बाद में ए ओ आई और औ, और ये हो गए आपके स्वर हो गए सारे के सारे। फिर व्यंजनों में कौन सा वर्ण आ रहा है आ रहा है, और है के बाद में क्या आ रहे हैं, अंतस्थ आ रहे हैं। है के बाद में कौन से आ रहे हैं, अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं। कौन से प्रत्याहार में, इण प्रत्याहार में। तो ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है परीक्षा में कि इण प्रत्याहार में ण का ग्रहण कौन से सूत्र से हुआ है, अयुण सूत्र से हुआ है या लण सूत्र से हुआ है, और बाकी दो ऑप्शन तो ऐसे ही देगा वो, तो उन दो पर तो जाना नहीं है, यमगणना भी दे देगा कि ये वाला ण है, नहीं है भैया। इण प्रत्याहार में जो ण है वो कौन सा ण है, वो ण है लण सूत्र का ण। कौन से सूत्र का, ण सूत्र का व, कौन से, लण सूत्र का ण है। चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बता दो, बिल्कुल टाइम बहुत हो चुका है। मैं सोच रहा था 1 घंटे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी तक 1.5 घंटा तो लग चुका है। आगे बढ़ जाऊं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फटाफट से खत्म करेंगे इसको, आ को छोड़कर सभी स्वर। अब आ जाओ अगला, इसी के साथ में अगला महत्वपूर्ण तथ्य, यहां आ जाओ नंबर 3, यहां आ जाइए नंबर 3। माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्र में हैव का, ह वर्ण का, यही तो है ना, इसी का 2 बार उपदेश हुआ है। ह वर्ण का 2 बार उपदेश, कौन से वर्ण का, है वर्ण का 2 बार उपदेश, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। अट तथा शल, दो, बंद हो जाओ भैया, बंद हो जाओ। अट तथा सल प्रत्याहार, कौन सा, अट तथा सल प्रत्याहार में है का पाठ होने के कारण हुआ है। कहने का मतलब यह है कि भैया है 2 बार क्यों आया, और भी तो आ सकते थे, तो है 2 बार इसलिए आया क्योंकि इसका प्रयोग आपके लिए अट प्रत्याहार में भी है और सल प्रत्याहार में भी होना चाहिए था, इसीलिए इसको है का 2 बार प्रयोग हुआ। ये पूछा हुआ प्रश्न परीक्षा में कि है के 2 बार उपदेश का कारण क्या है, तो है के 2 बार उपदेश का कारण है अट और सल दोनों प्रत्याहारों में किसका प्रयोग होना, किसका प्रयोग होना, बताओ जल्दी से, है का प्रयोग होना। देखो कहां है, ये रहा। पहली बात तो ए संज्ञक है, और ऐसे लेकर के ट तक जब लाओगे तो अट प्रत्याहार बन गया। कौन सा बन गया, कौन सा प्रत्याहार बना, अट बन गया। तो अट प्रत्याहार में क्या चाहिए था, अरे आज बोर्ड परेशान कर रहा है। अट प्रत्याहार में भी ह आया कि नहीं आया, देखो अट प्रत्याहार में ऐसे लेकर ट तक, यानी अयुण ऋलिग एवं अयौच और हयवरट, ये सभी यानी 5वां सूत्र जो आया हयवरट में, वो यहां तक अब इस है का ग्रहण इसमें हो गया, तो अट प्रत्याहार में भी आ गया। और इधर आ जाओ कौन सा,
शल प्रत्याहार, तो देखो शल प्रत्याहार कहां से बना, आदि वर्ण से था और अंतिम इत संज्ञक ले था। तो देखो यहां भी क्या आ गया, है आ गया, यहां भी क्या आ गया, है आ गया। तो इस तरीके से अट प्रत्याहार और शल प्रत्याहार दोनों में ही है का प्रयोग हो जाए, है का पाठ कर लिया जाए, इसलिए उसको 2 बार प्रयोग किया गया है। किसका, है वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। कौन से प्रत्याहार में, अट और शल प्रत्याहार में इसका प्रयोग होने के कारण, अट और शल प्रत्याहार में। चलो बहुत बढ़िया भैया, लोहरी तो पसंद तो आयो, मैं तो यही में राजी हूं, तू राजी है तो मैं राजी भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब कमेंट करके बता दो। आखिरी प्रकरण लेकर के आ रहा हूं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों का क्रम। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों का क्रम जो पूछा जा सकता है परीक्षा में, अक्सर पूछ ही रहे, कभी अंतस्थ वर्णों का पूछ लिया था, पिछली बार ऊष्म का पूछ लिया, अब किसी का ही पूछ सकता है। तो भैया मैं प्रत्येक वर्ण का आपका क्रम बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले ये क्लियर करो कि यहां पर ये क्लियर हुए कि नहीं हुए। अब तक की कथा यानी माहेश्वर सूत्र ट्रेन, यानी माहेश्वर सूत्र रूपी जो ट्रेन हमारी चल रही थी, बताओ भैया वो क्लियर हुई कि नहीं हुई। क्लियर हो गई, बदमाशों कुछ तो बोलो जी। सिद्धि ने कहा यस सर, चलो बहुत बढ़िया। सरिता क्लियर है। देखो मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि एक सिंगल प्रश्न ऐसा आए जिसके लिए आपको किसी और की किताब या क्लास तक जाना पड़े। आप ये नहीं कहो कि साहब मेरा यहां ये छूट गया था, वहां मैंने वो पढ़ लिया। मैं चाहता हूं कि सब कुछ आपको यहां मिले, बस टाइम पे जुड़ जाया करो, टाइम पे जुड़ जाया करो, क्योंकि समय निकलने के बाद में फिर चीजें कम समझ में आती। व्याकरण है यार, और कल और परसों टेस्ट ला रहा हूं, लिंक चैनल पर शेयर करूंगा क्लास का, ये पीडीएफ मिलेगी। फिर मत कहना कि साहब टेस्ट में हम नहीं आ पाए। मेरी कल का प्रयास मेरा रहेगा कि आप लोग कह रहे थे कि साहब 8 बजे हमारी दूसरी क्लास होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहता हूं कल इसको चेंज करूं, हो सकता है 7 बजे से ले लूं, जैसा भी होगा। चलिए क्लियर है भैया। अब आ जाए माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों का क्रम। आइए अब लिखिए, हेडिंग डालो, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण क्रम। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण क्रम, नोट कर लेना, वर्ण क्रम से संबंधित प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है और इसमें आपको मैं कोई गलती नहीं करने दूंगा। इसमें मैं आपको कोई गलती नहीं करने दूंगा कि साहब हमें तो पता ही नहीं था, कैसे गलत हो गया गुरुजी, ध्यान नहीं रहा था। बिल्कुल ध्यान रहे चाहे नहीं रहे। सबसे पहली बात तो एक सामान्य तरीके से आपको बता देता हूं कि फिर एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों का वर्ण क्रम दिया हुआ है, किस क्रम में, ये इस रूप में लेकर के चलिए। नंबर 1, अरे भैया तू कहां से खुल गया रे यार, हमारा तो यही ठीक था। ये इस रूप में है। नंबर 1 सबसे पहले दिए हुए स्वर, स्वर के बाद में नंबर 2 दिए हुए हैं अंतस्थ वर्ण, माहेश्वर सूत्रों में अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों के बाद नंबर 3 दिए हुए हैं पंचम वर्ण। कौन से, पंचम वर्ण। पंचम वर्णों के बाद में नंबर 4 दिए हुए हैं चतुर्थ वर्ण। अब एक एक की भी बात करेंगे। चतुर्थ वर्ण, इसके बाद में चतुर्थ वर्ण के बाद नंबर 5 आ गया, जो नंबर 5 पर दिए हुए हैं कौन से, आपके तृतीय वर्ण। कौन से, तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण के बाद में दिए हुए हैं नंबर 6 यानी कि द्वितीय वर्ण, और द्वितीय वर्ण के बाद में दिए हुए हैं कौन से, नंबर 7 यानी कि प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण के बाद में नंबर 8 पर दिए हुए हैं कौन से, ऊष्म वर्ण। ये तो सामान्य क्रम हो गया, ये तो किसका हो गया, सामान्य क्रम। अगर आपसे पूछे कि माहेश्वर सूत्रों में वर्णों का क्रम अगर गहराई में नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले स्वर हैं, स्वर के बाद में अंतस्थ हैं, अंतस्थ के बाद में पांचवें हैं, पांचवें के बाद में चौथे हैं, चौथे के बाद में तीसरे हैं,
तीसरे के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में पहला, और पहले के बाद में क्या दे रखे हैं, अंत हो गया, ऊष्म वर्ण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपारिन, स्वर, अंतस्थ, 5 4 3 2 1 और ऊष्म। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लो साहब, सरिता करिए, 7 बजे सीडीपी की क्लास है। अरे यार तुम करोगे क्या, बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए? अब तुम तो कहीं ना फिर ये कहो कि मेरे पास भी तो फिर टाइम होना चाहिए ना, तो फिर तो 8 बजे ठीक है भैया, लगे रहो 8 बजे, कोई नहीं, नो चेंज, 8 बजे सबसे बढ़िया है। अब एक एक चीज को बात करते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर, सबसे पहले क्रम पे चल रहा हूं और इस क्रम पे बात कर रहे हैं। तो इस क्रम में फिर से देख लो, माहेश्वर सूत्र, वर्णक्रम, वर्णक्रम, माहेश्वर सूत्र वर्णों का क्रम, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों का क्रम लिख लो और इसको अब एक टेबल ले लो। अब यहां पर एक टेबल ले लो, सबसे पहले हेडिंग ले लो, कौन सा? सबसे पहले हेडिंग ले लीजिए वर्ण, यानी यहां पर कौन कौन से वर्ण लेने। उसके बाद ले लो कि उन वर्णों से संबंधित सूत्र कौन सा है, उस सूत्रों में जो वर्ण क्रम है वो क्या है, उन सूत्रों में जो, नोट करो भैया, उन सूत्रों में जो वर्ण क्रम है वो क्या है, और अगर प्रत्याहार बनता है तो वो प्रत्याहार कौन कौन से बनेंगे। वैसे तो इन सभी प्रश्नों के जवाब केवल माहेश्वर सूत्र से मिल जाते हैं, जिसको माहेश्वर सूत्र याद है उसको क्रम याद है, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन फिर भी चलो आ जाइए, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, एक एक को नोट करते चले जाओ। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 1 मूल स्वर, और मूल स्वरों से संबंधित माहेश्वर सूत्र कौन सा है, अ ई ऊर्ण, और इसके बाद में है री री और क। 2 सूत्रों में मूल स्वर दिए हुए हैं और इनका क्रम क्या रहेगा, क्रम रहेगा अ ई उ री और ली, और प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा, अब कुछ भी पूछ ले। अब कुछ भी पूछ, मूल स्वरों से संबंधित सूत्र कौन से हैं, 2 सूत्र हैं, कौन कौन से, अयोड और रिली, पूछ। मूल स्वरों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, अक है। मूल स्वरों में कौन कौन से वर्ण है, उनका क्रम क्या है, अ ई उ री और ली है। कहां जाएगा हमसे बच के, आ तो सही हमारे सामने, हम छोड़ेंगे नहीं, कूटेंगे, याद है ना पुष्पा, हाँ चला छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल अपन भी नहीं छोड़ेंगे, हर प्रश्न आना चाहिए। 8 बजे ही सही है, चलो भैया 8 बजे ही कर देंगे, सरिता जो भी है सब कह रहे हो तो 8 बजे। चलो मूल स्वरों के बाद में कौन से आ जाओ, मूल स्वरों के बाद में नंबर 2, अरे यार कलर कैसे चेंज हो गया भैया, ए भैया तू ही आ जा, चलो ये ले लेते हैं, थोड़ा सा बदल बदल के कर लेना, बढ़िया लगेगा। मूल स्वरों के बाद आ जाओ कौन से, दीर्घ या फिर संयुक्त स्वर, दीर्घ या फिर संयुक्त स्वर। तो कौन कौन से सूत्र हैं, ये भी 2 सूत्रों में, कौन कौन से, एओंग और अयौच, एओंग और अयौच। और वर्ण क्रम क्या रहेगा, वर्ण क्रम है ए ओ आई और औ। और प्रत्याहार कौन सा है, प्रत्याहार है आपका एच। बताइए, अगर आपसे पूछता है संयुक्त स्वरों का प्रत्याहार एच है, संयुक्त स्वरों का माहेश्वर सूत्रों के अनुसार क्रम क्या है, ए ओ आई और औ। संयुक्त स्वरों से संबंधित कौन कौन से सूत्र हैं, तो 2 सूत्र हैं, ए ओंग और अयोच। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भैया। निशा, माहेश्वर सूत्र पहले क्लियर पढ़े हुए हैं, लेकिन इतना क्लियर कभी नहीं था, ये मैं तब मानूंगा जब कम से कम तुम 25 लोगों से तुम ये कहोगी कि इस क्लास को देखो। आज की क्लास में जो निचोड़ आया है ना दोनों क्लास का, वास्तव में ही उसको निचोड़ को लाने में मुझे उन दोनों क्लासेस से ज्यादा मजा आया है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया, सब कुछ तुम्हारे सामने। चलिए नंबर 3, अब देखो स्वर हो गए, अब क्या हो गए आपके सामने, यहां पर क्या हो गया, मूल स्वर हो गए और संयुक्त स्वर हो गए। तो फिर नंबर 3 ले लेते हैं, कौन, स्वरों को, 3 ले लेते हैं, किसको, स्वर को। और स्वरों से संबंधित सूत्र कौन से हो गए, अ ई ऊर्ण, रील रीक, ए ओंग और
आई औच। ठीक है, स्वरों से संबंधित 4 सूत्र, यही तो पढ़ाया था ना पहले, स्वरों से संबंधित 4 सूत्र है, तो क्रम क्या हो जाएगा, क्रम हो गया अ ई उ री ली, और इसको कंटिन्यू करो, ए आई ओ और औ। कुल मिलाकर के प्रत्याहार कौन सा हो गया, प्रत्याहार हो गया आपका अच। प्रत्याहार कौन सा हो गया, अच। कौन सा हो गया, अच हो गया भैया। सिद्धि क्या हो रहा है बेटा, सिद्धि क्या हो रहा है, ये तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो, मैं यहां तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं और तुम फालतू में क्या लग रहे हो। सिद्धि, रिया, सरिता, फारिन, सिद्धि, मुझे बता तो दो, अगर तुम लोग बातें कर रहे हो तो मैं क्लास बंद कर देता हूं। पहले फैसला करो तुम लोग, मैं पानी पी लेता हूं, फैसला करो जल्दी से क्या करना है। नहीं यार, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकता। तेजेंद्र, राधे राधे। शुरुआत में आया था और उसके बाद चला गया था, गलत बात। तुम लोग कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हो और मैं यार तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा हूं यार। चलिए नंबर 4, नंबर 4 पे आ जाओ, और नंबर 4 है भैया अंतस्थ वर्ण। जो कुछ मैंने 2 दिन में पढ़ाया है उस 2 दिन का संपूर्ण निचोड़ आपके सामने, और आप अगर अभी भी गलती करते हो, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण 2 सूत्रों में है। कौन कौन से में, ह य व रट और लण, 2 सूत्र अंतस्थ वर्णों से संबंधित हैं। क्रम कौन कौन सा हो गया, क्रम हो गया आपका य व र और ल। प्रत्याहार कौन सा हो गया, प्रत्याहार हो गया आपका यण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार हो गया, यण प्रत्याहार। नोट करो भैया जल्दी से। मधु वेरी गुड बेटा, सीखा तभी जा सकता है जब आप कमेंट आज से बाहर निकलो। रिया क्या हो रहा है बेटा, ये गलत बात है तुम्हारी। चलिए नोट करो, 4 पॉइंट हो चुके हैं, अभी बाकी हैं। अंतस्थ वर्णाएं, इनका क्रम क्या होगा, जिसका प्रत्याहार बनता है उसका प्रत्याहार। जल्दी से अंतस्थ वर्ण आ गए, अंतस्थ वर्णों के बाद में आगे आ जाओ फटाफट से। इसी टेबल को वर्ण, सूत्र, वर्ण क्रम और प्रत्याहार कंटिन्यू करते हैं। वर्ण, सूत्र, वर्ण क्रम और प्रत्याहार, आ जाइए आगे, इसको वापस लेकर के चल रहे हैं। वर्ण, सूत्र, वर्ण क्रम और प्रत्याहार। अब तक आप 4 वर्ण क्रम देख चुके हो। नंबर 5 अगर आपने देखे तो अब तक आप 4, 1 2 3 4, 4 वर्ण क्रम देख चुके हो। नंबर 5 पे आ जाइए भैया, और नंबर 5 यहां है पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण जो है वो एक ही सूत्र में आ जाते हैं। कौन से में, यम गण नम। बोर्ड भी जवाब दे चुका है, शायद 2 घंटे लगातार हो गए तो थक गया। यम गण नम। और अब की बार देख लेना, वर्ण क्रम जो आएगा या तो दीर्घ स्वरों का आएगा या अनुनासिक वर्णों का आएगा। तो अनुनासिक वर्णों का जो वर्ण क्रम है वो कौन सा है, य म न ण और न। और प्रत्याहार कौन सा बनता है, प्रत्याहार बनता है भैया यम प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनता है, यम प्रत्याहार। नंबर 6 नोट करते चले जाओ। नंबर 6 आपके पंचम के बाद में आते हैं चतुर्थ वर्ण, और चतुर्थ वर्णों के 2 सूत्र हैं। कौन कौन से, झ भ य झभय, और अगला है घ ढ धस। झभय और घड़ धस 2 सूत्रों में क्या है, चतुर्थ वर्ण है। और इनका क्रम क्या हो गया, देखो ज भ, यानी सबसे पहले क्या आएगा, ज आएगा, फिर उसके बाद में भ आएगा, उसके बाद में घ आएगा, घ के बाद में
ढ आएगा और ढ के बाद में अंत में क्या आ जाएगा, ध। यही ध्यान रखना है, ऐसा मत करना कि जो हमारी वर्णमाला है कौन सी, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इस तरीके से लिख के आ जाओ। नहीं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछा जा रहा है तो आपको माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही बताना है। एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो भैया तुझे। तो चतुर्थ वर्णों का प्रत्याहार कौन सा बनता है, झ से लेकर श तक चतुर्थ वर्णों का प्रत्याहार बनता है भैया झस। कौन सा प्रत्याहार बनता है, झस। आ जाइए नंबर 7, नंबर 7 पर आ जाइए। और नंबर 7 में हमारे पास कौन से वर्ण है, तृतीय वर्ण। कौन से, सॉरी, तृतीय वर्ण। और तृतीय वर्णों का सूत्र कौन सा है, एक ही सूत्र है, जब गढ़ दश। कौन सा सूत्र है, जब गढ़ दश है। इसका मतलब वर्ण कौन कौन से हुए, सबसे पहले ज आएगा, फिर उसके बाद में ब आएगा, फिर ग आएगा, ड आएगा और द आएगा। प्रत्याहार कौन सा बन जाता है, प्रत्याहार बन जाता है जस। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जिस क्रम में पांचवें हैं उसी क्रम में चौथे और उसी क्रम में तीसरे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बस। यम गणनम, ये चवर्ग के वर्ण है, उसके बाद में पवर्ग है, फिर कवर्ग है, फिर टवर्ग है और अंत में तवर्ग है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे ना तो निश्चित रूप से ये आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, निश्चित रूप से, क्योंकि उसी क्रम में एक क्रम को पकड़ लेना, एक क्रम को पकड़ना है। देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, य म न ण और न, बिल्कुल उसी क्रम में आ रहे हैं, बिल्कुल उसी क्रम में आ रहे हैं। नंबर 8 कौन से वर्ण आ गए, द्वितीय। नंबर 8 पर कौन से वर्ण आ गए, द्वितीय वर्ण आ गए। और द्वितीय वर्ण कौन से सूत्र में होते हैं, द्वितीय वर्ण होते हैं भैया ख फ छ ठ थ च ट तब, इस सूत्र में होते हैं। ये है द्वितीय वर्णों का सूत्र। वर्ण कौन कौन से आए, यहां क्रम बदल गया, ख फ छ ठ और थ। यहां ख जो तीसरे पे होना चाहिए था वो पहले पे आ गया, और छ जो पहले पे होना चाहिए था वो कौन से पे आ गया, वो चला गया तीसरे पे। यहां क्रम बदला है, लेकिन इन तीन में तो एक जैसा है। और ये लंबा सूत्र भी है ना, ये वैसे भी याद नहीं होता। तो देखो इसमें अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो इसमें बड़ी आसान सी चीज है, छ च ठ ट थ त, जिस क्रम में पहले दे रखे उसी क्रम में दूसरे हैं, इसका कोई प्रत्याहार नहीं होता है, द्वितीय वर्णों का कोई प्रत्याहार नहीं होता है। चलिए फॉरेन विदा ले रहा है हमसे, कोई बात नहीं। चलो आप थक चुके हो शायद से, तो बिल्कुल जो थक चुके हैं वो जाएं, और जो अंतिम क्षणों में बचा हुआ पार्ट है उसको सीखना चाहते हैं वो यहीं रहें। द्वितीय वर्ण के बाद में आ जाओ कौन सा, प्रथम वर्ण। द्वितीय वर्ण के बाद में कौन सा आ गया, प्रथम वर्ण आ गया। और प्रथम वर्णों के दो कौन से, दो सूत्र आ जाएंगे, कौन कौन से, यहीं से शुरू करो, ख फ छ ठ थ च ट त व। और इसके बाद में अगला सूत्र है क प य। दो सूत्रों में प्रथम वर्ण आते हैं। और प्रथम वर्ण कहां से शुरू हो रहे हैं दो सूत्रों में, तो प्रथम वर्ण हो रहे हैं च से, च ट त और क प, ये प्रथम वर्ण हो गए। तो प्रथम वर्णों का जो क्रम है वो क्या रहेगा भैया, प्रथम वर्णों का क्रम रहेगा च ट सॉरी च ट त और क और प, च ट त क और प। यानी यहां थोड़ी सी गड़बड़ होती है, कप छठ था चट तब, चट त क और प, ये बिल्कुल ही बदल जाता है। और इनका प्रत्याहार कौन सा होता है, इनका प्रत्याहार होता है भैया चय। च से लेकर के य तक प्रत्याहार बन गया, खप छठ था चट तब कपय। और अंतिम, बिल्कुल बिल्कुल आज का अंतिम पॉइंट आप कह सकते हो, या वर्ण क्रम का अंतिम पॉइंट, कौन से वर्ण रह गए थे, ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों का क्रम क्या होगा, ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है, तो पहले सूत्र कौन सा है ऊष्म वर्णों का, दो सूत्र आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है सस सर और दूसरा सूत्र आता है हल।
इन दो सूत्रों में ऊष्म वर्ण है। वर्णों का क्रम क्या हो जाएगा, श, श, स और है। और प्रत्याहार कौन सा होता है, ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार होता है शल। ऊष्म वर्णों का कौन सा प्रत्याहार होता है, ऊष्म वर्णों का शल प्रत्याहार होता है। अब बताओ क्या रह गया, माहेश्वर सूत्रों से जितने जुड़े हुए अधिकतम चीजें हो सकती थी वो अब आपके सामने हैं। कोई भी प्रश्न अब छूटने की गुंजाइश है ही नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं छूट सकता। माहेश्वर सूत्रों से जुड़ा हुआ हर प्रश्न आपके सामने है। हेमा गुर्जर बिल्कुल लास्ट में आकर के, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, आज की इस 2 घंटे की मैराथन में आप लोगों ने यानी माहेश्वर सूत्रों को बिल्कुल घोट के पी लिया है। ऐसे समझो आज हमने माहेश्वर सूत्रों को पूरा निचोड़ लिया है। क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्रम, प्रत्याहार, कितने प्रत्याहार और कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण, किस प्रत्याहार का 2 बार प्रयोग, इन प्रत्याहार में कौन से ण का ग्रहण, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से जाने से पहले कमेंट करके जाना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसे लगी। यहां नहीं, कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट से जब बाहर आओगे तो उसके बाद कमेंट्स में जाकर के लिखना। और हाँ, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भले ही लाइव नहीं थे लेकिन इस क्लास में बहुत लोगों का भला होने वाला है, जिनको माहेश्वर सूत्रों से डर लगता है, जिनको प्रत्याहार बनाना नहीं आता, उन सब का समाधान इस क्लास में आज मैंने दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कल यानी रेगुलर क्लासेस का टाइम का लिंक सब कुछ कहां मिल जाएगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, संस्कृत सानिध्यम टेलीग्राम चैनल पर, जहां इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए सभी को नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि। कल शाम को 8 बजे माहेश्वर सूत्र के पहले टेस्ट के साथ में आपसे मुलाकात होगी। पहला टेस्ट मैंने कहा था ना, और पहले टेस्ट में केवल माहेश्वर सूत्र के वर्ण प्रकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, बाकी प्रश्न प्रत्याहार के लिए अगला टेस्ट। ठीक है मित्रों, चलिए अभी के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, बाय।